बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4th एजुकेशन का एक सब्जेक्ट है रिफ्लेक्टिव लर्निंग के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं जो आप सभी के एग्जाम्स में आने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए एक नजर हम सिलेबस पर डाल लेते हैं। सिलेबस में टोटल 4 चैप्टर दिए हैं और इन चारों चैप्टर से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही है, तो एक भी चैप्टर हम स्किप नहीं कर सकते। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे सिलेबस में से इन चैप्टर्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा और आपको सारे समझा डालूंगा और आपको बस वही क्वेश्चन पढ़कर जाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना। इस सिलेबस पे जो चैप्टर दिया गया है ये क्रिएटिव थिंकिंग पे है, आपके स्किल्स पे है, जैसे क्रिटिकल रीडिंग हो गया, इनके नेचर, इनके टूल्स क्या है, तो इन सभी पे ही है। ये पूरा सब्जेक्ट आपके एजुकेशन पे आखिर एक इंसान को सीखना कैसे चाहिए, आखिर वो कौन से तरीके हैं जिससे एक इंसान चीजों को सीखकर अपने स्किल में चेंज करता है, आखिर वो सक्सेस कैसे होता है, इस एजुकेशन का आपकी लाइफ में क्या रोल है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है आपके चिंतनशील एजुकेशन के लिए, यानी कि आपकी थिंकिंग को क्रिएटिव थिंकिंग बनाने के लिए ये पूरा सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब हम बात करते हैं एक एक करके इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक सोच की भूमिका की व्याख्या करें। आपको थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी दिखाना होगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सीखने की प्रक्रिया, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो उसमें रचनात्मक सोच का मतलब होता है क्रिएटिव थिंकिंग। आखिर हमारी सोच क्या हो रही होती है, हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हम क्या सोच रहे होते हैं, हमारा मकसद क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे। तो यही हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है। देखो, रचनात्मक सोच या क्रिएटिव थिंकिंग की एक ही डेफिनेशन है, हमें क्या करना है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना, उस काम को कैसे करना है इस पे ध्यान देना है। जब हम कैसे की बात करते हैं, जैसे कि हमें घर कैसे जाना चाहिए, हमें स्कूल कैसे जाना चाहिए, लाइफ में कैसे क्या करना चाहिए, कैसे यानी कि सड़क से जाना चाहिए, गाड़ी से जाना चाहिए, हवाई जहाज से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, यानी कि मैं मेथड की बात कर रहा हूं। जब भी हम कैसे की बात करते हैं तो हम मेथड की बात करते हैं, यानी कि विधि की बात करते हैं, उस काम को करने के तरीके की बात करते हैं। और जब भी हम तरीके की बात करते हैं, आखिर इस काम को मैं कैसे करूं, ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा, इस काम को करने का तरीका क्या है। और जब भी हम तरीके की बात करते हैं तो वहीं से आता है आविष्कार, वहीं से इन्वेंशन होता है। आज हम अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं वो रातों रात नहीं आ गया, इसके पीछे कई लोगों की सोच लगी है। उन्होंने कैसे होगा ये सोचा था, तभी आज ये सब चीज पॉसिबल हो पाया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको ये चीज समझ में आ गया कि आज हमें क्या करना है ये नहीं सोचना, उस काम को कैसे करना है। यही है डेफिनेशन क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि रचनात्मक सोच की। एक डेफिनेशन आपको बताता हूं। रचनात्मक सोच का अर्थ कार्य को पूरा करने, समस्याओं को हल करने यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और चुनौतियों का सामना करने के नए तरीके इजाद करना है। पहले से ही जो तरीके एग्जिस्ट करते हैं वो तरीका तो सबको पता है, लेकिन किसी भी काम को करने का कोई नया तरीका जो बता देता है, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग वहीं पे इस्तेमाल होती है, वहीं पे यूज होती है। तो एक नया तरीका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो बताए, ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, देन सभी तक उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचे। इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही होती है। आज भारत भर, दुनिया भर के अंदर इसका यूज किया जाता है। जैसे कि सरकार ने क्या सोचा कि भाई आधार कार्ड से सब कुछ लिंक कर देते हैं। अब आपकी कुंडली सरकार के पास है, एक बार सरकार आपका अंगूठा टच करेगी, आपकी तमाम जानकारी पूरी कुंडली निकल कर आ जाएगी। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग की तो है। आज इस टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, बट क्या पहले ऐसा था? पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये क्रिएटिव थिंकिंग कैसे आई, हमने कैसे सोचना कब स्टार्ट किया। सबसे पहले इंसान तो पेड़ों पे नंगे रहा करता था, उसको इतनी नॉलेज भी नहीं थी, जानवरों को मारकर खा जाया करता था। बट जंगलों में रहने के बाद उनको ये चीज लगा कि इन जंगली जानवरों से हम कैसे बचेंगे, ये हम पे अटैक कर देंगे, अगर क्या करें ये सोचते तो कुछ नहीं हो पाता। इन्होंने सोचा कैसे करे, देन आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार करने से 2 फायदा हुआ, ये जो कच्चा खाते थे उसको बना के खाने लग गए, और जानवर आग से डरते हैं, ये आग को आसपास जला के रख दिया करते थे, जंगली जानवर इनको छूते भी नहीं थे। तो इससे क्या हुआ, इनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है इससे एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ, एक नया तरीका पता चला। तो जैसे जब ये एक जगह पे रहने लग गए तो कब तक जानवरों को मार के खाएंगे भाई। यहीं से खेती की शुरुआत हुई, क्योंकि पहले क्या होता था, ये एक जगह के जानवरों को शिकार करके खाते थे, जैसे जानवर खत्म हुए कहीं और पहुंच जाते थे, तो ये घुमक्कड़ हुआ करते थे। बट अब ये एक जगह पे बसकर खेती बाड़ी करना सीख गए, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग है। जब खेती बाड़ी करने लग गए तो इन्होंने गांव सा बसा लिया, एक सिविलाइज्ड यानी कि सभ्यता बन गया। धीरे धीरे करते करते एक गांव बना, कस्बा बना, जिला बना, राज्य बना, आज देखते देखते पूरा देश बन गया। और आज जिस तरीके से दुनिया का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, हमारे दादा परदादों ने सोचा भी नहीं होगा कि आज दुनिया में ये सब चीजें आ जाएगी। कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है
जो सच में हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। नेचर यानी प्रकृति पे भी आज इंसान हावी हो चुका है। पहले अगर कोई चिट्ठी भेजनी होती थी तो उसको कबूतर के सहारे भेज दिया जाता था, कबूतर जा जा जा, मैंने प्यार किया मूवी में देखा है ना हमने। बट अब डाकघर आ गया, डाकिया आता है लेकर जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, डाकघर आ गया, इसमें हम चिट्ठी डालते हैं, डाकिया आता है लेकर चला जाता है। बट आज क्या होता है कि आज तो सोशल मीडिया पे चैट्स के द्वारा यूं चुटकी में अपनी सारी इंफॉर्मेशन चिट्ठियों को, मैसेज को यूं ट्रांसफर कर देते हैं। चिट्ठी का जमाना चला गया। तो आज चेंजेस जो हुआ है ये इंसान की क्रिएटिव सोच की वजह से तो हुआ है। आज इंटरनेट का जमाना जो आप आया है, तो दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं इसके पीछे का जो सोच है वो यही है कि ये काम कैसे होगा। जेम्स वोट के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, ग्राम वेल्स के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। देखते ही देखते दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं ये सभी इन्वेंशन उस समस्याओं को सोल्व करने के लिए हुआ है जो इंसान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब भी कोई नया तरीका इजाद किया जाता है या नए तरीके की खोज की जाती है तो उसके पीछे यही प्रॉब्लम होती है जो इंसान को नए तरीके की खोज करने के लिए मजबूर कर देती है। और ये वही इंसान है जिसने ये सब पॉसिबल अपनी क्रिएटिव थिंकिंग से कर पाया है। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान का दिमाग कंप्यूटर नहीं हो सकता, कंप्यूटर को बनाने वाला भी इंसान ही है। तो इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक सोच की भूमिका क्या है, यानी कि द रोल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जब भी हम कोई चीज सीख रहे होते हैं तो उसमें रचनात्मक सोच, हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, क्या करना चाहिए, नहीं कैसे करना चाहिए, अगर हम इस नजरिए से कोई काम करते हैं तो उसके पीछे क्रिएटिव थिंकिंग आखिर हमारे लिए क्या करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है रचनात्मक सोच आत्म जागरूकता प्रदान करती है। क्रिएटिव थिंकिंग प्रोवाइड्स सेल्फ अवेयरनेस। कोई भी काम कैसे करना है अगर इसके बारे में हमें पता हो, अगर नहीं भी पता तो अगर कॉन्फिडेंस हमारे पास है तो जाहिर सी बात है उस काम को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आप जरा खुद सोचो, जब मशीनें नहीं हुआ करता था तो उसी काम को करने में इंसान 100 दिन लगाया करता था। जब मशीनें आ गए तो 100 दिन का काम 2 दिन में हो जाया करता है। तो इसीलिए क्रिएटिव थिंकिंग से इंसान को आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस मिलता है। हमें अपने ऊपर यह विश्वास हो जाता है कि जो भी अब हम काम करने जा रहे हैं इसका कोई ना कोई नतीजा मिलेगा। अगर फेल हुए तो सीख मिलेगी, पास हुए तो सक्सेस मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। रचनात्मक सोच स्वतंत्रता प्रदान करती है, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग प्रोवाइड्स फ्रीडम। ये क्या करती है, हमें स्वतंत्रता देती है। अब जो भी हम काम करने जा रहे हैं उस काम के मालिक हम खुद होते हैं, क्योंकि उस काम को हम खुद ही कर रहे हैं। अब उसका जो भी इंपैक्ट होगा वो हमारे ऊपर पड़ेगा और हमारा माइंड हमें ये सिग्नल देता है कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होगा तो फेल हो जाएंगे। यानी क्रिएटिव थिंकिंग हमें अपनी आजादी प्रोवाइड करता है, आजादी देता है कोई काम करने के लिए। एंड इसके बाद क्या है, रचनात्मक सोच साहस प्रदान करती है। ये रचनात्मक सोच, ये क्रिएटिव थिंकिंग ये किसी इंसान में बाहर से नहीं डाली जाती। जब हम अपनी अंतरात्मा से सोचते हैं ये क्या करती है, ये साहस प्रदान करती है। जब भी हम निराश होते हैं, उदास होते हैं, जब कोई हमें मोटिवेशन सुना देता है तो अचानक से हम जाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है वो जाग गई होती है। इसलिए ये हमें साहस देती है। किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर का जो विश्वास है ये बहुत जरूरी है। इसलिए एक इंसान मैदान या सड़क पे कभी गिर गया तो वो दोबारा उठ जाएगा। मन मस्तिष्क से अगर कोई इंसान गिर गया, अपनी नजरों में गिर गया तो दोबारा नहीं उठ पाएगा, वो कभी दोबारा साहस नहीं कर पाएगा। इसलिए जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये हमें साहस देती है, ये क्रेजनेस देती है कोई भी काम को आगे करने के लिए। अगर हमने पहले ही किसी काम में सक्सेस प्राप्त कर लिया हो तो इससे मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग हमारी और बेहतर काम कर रही होती है। इसके बाद क्या, रचनात्मक सोच नए कौशल विकसित करने में सहायक है। जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो सक्सेस मिलने का मतलब ये हुआ कि उस काम को करने के बाद हमारी जो स्किल बनी है, क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारे की स्किल का पार्ट हो जाता है, जिस स्किल की बदौलत हम आगे एक नहीं अनेक काम कर पाते हैं। तो ये वही स्किल है जो सोसाइटी में भीड़ से कुछ लोगों को अलग करती है। क्यों, क्योंकि इनके पास ये स्किल है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है ये नहीं सोचा, कैसे करना है ये सोचा। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, रचनात्मक सोच तनाव से राहत प्रदान करती है। जब भी किसी भी प्रॉब्लम में हम फंसते हैं तो जाहिर सी बात है उस प्रॉब्लम को सोचकर सॉल्यूशन नहीं निकलता, कैसे करना है ये सोच कर सॉल्यूशन निकलता है। तो जब भी इंसान किसी प्रॉब्लम में होता है तो उस प्रॉब्लम को बार बार सोचकर तनाव में चला जाता है। अब इस स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए हमें यह सोचना होगा कि इसका अल्टरनेटिव तरीका क्या है या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ऐसा क्या हम करें जिससे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल पाए। तो ऐसा तभी होता है जब हम अपने क्रिएटिव थिंकिंग से सोच पाते हैं। आज मुझे पढ़ाई करना है बट मेरे पास बुक्स नहीं है, बट मोबाइल फोन है, हम उसका यूज करेंगे। पीडीएफ से, आर्टिकल से, वेबसाइट से, कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ ही लेंगे और फाइनली हम अपने क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करके आंसर को बनाकर लिख ही आएंगे। अब जो भी हमने पढ़ा हो कुछ ना कुछ तो उसमें से काम आ ही जाता है। इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है
और राहत प्रदान करती है। 6 पॉइंट क्या है? रचनात्मक सोच, बंधन और टीम वर्क प्रदान करती है। कभी कभार क्या होता है कि जब भी कोई भी काम करने के लिए जब ग्रुप बनाया जाता है, जैसे एजुकेशन सेक्टर में 5 लोगों की एक कमेटी बनी है जो इस बात पर चर्चा करने के लिए बनाई गई है कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। तो जब भी हम ये सुनते हैं कि सरकार कमेटी बना रही है या जब भी कोई ग्रुप बना के डिस्कशन किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक नहीं 5 लोगों की जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो यूज हो रही होती है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसमें भी पूरी पैनलिस्ट थी जिन्होंने अपने विचार दिए, अपने थॉट्स दिए। तो रचनात्मक सोच क्या करती है? बंधन और टीम वर्क प्रदान करती है। यानी कि हमें ये लगता है कि उस टीम वर्क के अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम अपनी क्रिएटिविटी को इस तरीके से यूज करते हैं ताकि प्रॉब्लम को सोल्यूशन हो। आज तक जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही थी उसमें सबसे बेहतर पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसके इंप्लीमेंट हो जाने के बाद लोगों को बहुत फायदे होने वाले हैं जो हमें और आपको नहीं हो पाया। तो ये किसका नतीजा है? क्रिएटिविटी का तो नतीजा है भाई, क्रिएटिव थिंकिंग का नतीजा है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक इंसान के लिए उसके क्रिएटिव थिंकिंग का रोल बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट भी है। और एक इंसान के जो सोचने का नजरिया है, तरीका है, ये एजुकेशन प्राप्त करके ही क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाया जा सकता है। और एजुकेशन ये हमें बताता है कि दुनिया में क्या चीज सही है और क्या गलत है। ऐसा इंसान इसलिए सोच सकता है क्योंकि उसके पास विवेक है, विवेक यानी बुद्धि, और बुद्धि का यूज करके वो क्रिएटिविटी के साथ कोई भी काम कर सकता है, क्रिएटिव थिंकिंग यूज करके। और इस रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग के द्वारा एजुकेशन जब ले लेता है कोई इंसान तो नए नए तरीके इन्वेंशन करता है। चाहे भारत हो या दुनिया के तमाम ऐसे लोग हो जिन्होंने अपने सेक्टर के अंदर हमारे और आपके दुनिया भर के लोगों के लाइफ के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है। जो भी आज आविष्कार हुए हैं, आज हम ऑनलाइन घर से बैठ के पढ़ पा रहे हैं, तो किसी न किसी इंसान की क्रिएटिव थिंकिंग का ये आउटकम है, परिणाम है, जिसका फायदा पूरी दुनिया उठा रही है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि क्रिएटिव थिंकिंग सीखने की प्रक्रिया को और आसान बना देती है। और जब भी कोई इंसान कोई भी काम करता है जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग का इस्तेमाल हुआ हो तो कोई ना कोई नए तरीके का आविष्कार करता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के साधन के रूप में निजी विकास नियोजन का मतलब क्या होता है, आपको इसके बारे में बताना है। यानी कि अ डिटेल्ड नोट ऑन पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग एज अ रिफ्लेक्टिव टूल। तो आपको पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग के बारे में बताना है। चलिए हम समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, आखिर कौन सी प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं जिसको हम निजी विकास कहते हैं। देखिए, निजी विकास नियोजन का मतलब होता है किसी एक ऐसे पर्सन को जागरूक करना, उसको अपने प्रिंसिपल के बारे में बताना, कोई ऐसा गोल सेट करना, अपने करियर, अपने एजुकेशन और अपने रिश्ते और अपने जो आत्मविश्वास, अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट करना, इन सभी को रखा जाता है निजी विकास नियोजन के अंदर। यानी कि हम दुनिया भर के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए प्लानिंग बनाते हैं, देन उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम उसमें अपना टाइम देते हैं, पैसा लगाते हैं, जो भी चीज व्हाटएवर, लेकिन हम उसमें लगाते हैं। लेकिन निजी विकास नियोजन का मतलब होता है एक इंसान अपने ऊपर क्या लगाता है, आखिर वो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए क्या करता है। तो निजी विकास का मतलब होता है आत्म सुधार में ऐसी गतिविधियां करना जो किसी व्यक्ति की क्षमताओं को विकास करे, या जो काम मैं आज नहीं कर सकता आने वाले टाइम में उस काम को कर सकूं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर उस काम को सीख कर। तो कहीं ना कहीं इससे मानव पूंजी का विकास होगा जो हमारे देश के लिए काम आएगी और लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। अगर आज मेरे पास स्किल नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे को कोई जॉब नहीं देगा और ना ही कोई प्रॉब्लम में सॉल्व कर पाऊंगा। इसलिए पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग का मतलब है प्लानिंग बनाकर अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आना, जिससे कि लोगों का जो स्किल है वो डेवलप हो सके। क्योंकि टॉपिक हमारा ये रिफ्लेक्टिव लर्निंग है, यानी कि लर्निंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। अब एजुकेशन लेकर हम अपने लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं या आसपास के अनुभव से। तो अब हम देखते हैं निजी विकास नियोजन का मतलब यहाँ पे क्या होता है एंड कौन कौन सी प्लानिंग हम बनाते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पे एक चार्ट को देखिए जो कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लगाया हुआ है। इस चार्ट से आप ये समझ जाओगे कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग का एक साइकिल होता है और ये साइकिल चलता है सबसे पहले अंडरटेक डेवलपमेंट से, अपने अंदर सुधार से, फिर उन रिकॉर्डों को देखा जाता है, देन उसको रिव्यू लिया जाता है कि हमारे में क्या कमी है, देन पर्पस सेट किया जाता है, उसके बाद उसकी पहचान की जाती है, उसके बाद फाइनली इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट के तहत कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही एक इंसान अपना डेवलपमेंट कर सकता है, जिसमें पहला पॉइंट है आप कहाँ और क्यों होना चाहते हैं। आखिर आज आप कहाँ पे हैं और इस जगह पे आप क्यों जाना चाहते हैं। मान लो कि आज आप यहाँ पे हो और आपका गोल ये है कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, या आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो, या आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हो। तो क्यों, आपका उसके पीछे पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस क्लियर होगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। पर्पस नहीं है तो आज 2-3-4 दिन तक आप अंदर वो जुनून रहेगी, उसके बाद वो जुनून खत्म हो जाएगी। इसलिए आप कहाँ और क्यों होना चाहते हैं, अगर आपका ये क्लियर है तो आपके अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक होता चला जाएगा।
तो ये बताया जा रहा है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ये आपको जानने में, आपका विकास करने में ये मददगार साबित होती है, आपके करियर सेट करने, यानी कि अ क्लियर विजन ऑफ वेयर यू वांट टू बी एंड व्हाई। यानी कि फर्स्ट पॉइंट है अ क्लियर विजन ऑफ वेयर यू वांट टू बी एंड व्हाई, क्लियर है। एंड सेकंड पॉइंट है अपनी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए आपको जिन कौशलों को विकसित करने की आवश्यकता है उनकी अच्छी समझ होना चाहिए, यानी कि अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्किल्स यू नीड टू डेवलप टू अचीव योर विजन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने गोल सेट किया कि मेरे को कॉलेज का प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, देन उसके बाद मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं यूजीसी नेट का एग्जाम दूंगा, उसको क्लियर करने के बाद कहीं ना कहीं प्रोफेसर में बन सकता हूँ, उसके बाद ये पोस्टिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। लेकिन इससे पहले मैं कर क्या रहा हूँ, आखिर जो मुझे नौकरी पाना है उसके लिए मेरे पास कौशल है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर, जिसको हम एमबीए कहते हैं, और एमए के बाद यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, ये क्लियर करना। तो इसके लिए मेरे को कौशल डेवलप करना होगा ताकि इनके बीच में मुझे कोई ऐसी परेशानी ना आए कि जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। इसीलिए एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कोई नौकरी पाने के लिए अपने चुने हुए करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ कौशल की जरूरत पड़ती है। अब हर एक काम में ऐसा होता है, अब दुनिया का देखो कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पे आपको कौशल ना आता हो और आप वो काम कर लो, तो आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए। कौशल या स्किल का मतलब ही होता है कि आपके बिना वो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो पाएगी और आपके पास वो स्किल है, तो दुनिया आपको पूछेगी भाई। जैसे विदेश में आपको रहने जाना है तो उसके लिए आपके पास कौशल होना चाहिए कि आपको लैंग्वेज आना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया भर के अंदर इंग्लिश ही चलती है भाई, आप जर्मनी जाओगे तो जर्मन भाषा आपको आनी चाहिए, फ्रांस जाओगे तो फ्रेंच आनी चाहिए, कहीं ना कहीं देशों की जो अपनी लैंग्वेज है आपको वो भी आना चाहिए। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि जो भी हम काम करना चाहते हैं उस काम के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को फिट करना होगा, तभी वो काम हम कर पाएंगे, क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या है, उस मानक मतलब जो आपने माना है कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, एक स्पष्ट विचार आपके मन में बिल्कुल क्लियर है और आपको प्राप्त करना है, वह आपके वर्तमान मानक से कितना अलग है। मान लो मैंने ये गोल सेट किया है और मेरी कंडीशन आज इस लायक है और मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना मेरे को भी मेहनत करना है, मुझे अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट करना है, जो मेरे में कमियां हैं उसको ठीक करना है। दैट मीन्स इस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे इतना लंबा सफर भी तय करना होगा। दैट मीन्स हम में जो कमियां हैं उसको भरपूर करना होगा, उन कमियों को ठीक करना होगा ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। यानी कि अ क्लियर आइडिया ऑफ द स्टैंडर्ड यू नीड टू अचीव एंड हाउ डिफरेंट दैट इज फ्रॉम योर करंट स्टैंडर्ड। यानी कि जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हो और अभी जो आपका स्टैंडर्ड है उसमें कितना डिफरेंस है और आखिर आप उस गोल को प्राप्त करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आप अभी क्या कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कि यदि आप पहले से ही उस देश में रह चुके हो और अच्छी तरह से भाषा बोलते हो, इसलिए आपको एग्जांपल देता हूँ इसमें भी। मान लो आप 1 साल के लिए किसी विदेश यात्रा पे जाना चाहते हो और आप प्लानिंग कर रहे हो इसके लिए, तो आपको उस देश की भाषा भी तो आनी चाहिए। तो या तो आप उस देश में पहले रह चुके हो तो आपको भाषा यानी कि उस देश की लैंग्वेज आती होगी, अगर आप नहीं भी रहते हो तो आपने रेडियो में या किसी भी तरीके से उस लैंग्वेज को सुना, समझा और कुछ आप समझने लग गए। तो जब आप उस देश में जाओगे तो आपको सीखना पड़ेगा ही नहीं, आपको कुछ तो समझ में आ ही रहा है। यानी कि आपके गोल में जो एक बैरियर है ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसमें यही बताना है कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग का मतलब ही होता है कि पर्सनल डेवलपमेंट करना, हमें अपने आप को डेवलप करना है। अगर हम डेवलप हुए तो हमारे गोल को अचीव करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो चुटकी में सॉल्व हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्राथमिकता का स्तर, यानी कि आ लेवल ऑफ प्रायोरिटी ऑफ ईच एरिया। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, आप एक बार में सब कुछ नहीं कर सकते, इसके बजाय आपको प्राथमिकता देने की जरूरत है। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक क्षेत्र में आप घुसने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं IAS भी बन जाऊंगा, मैं चपरासी भी बन जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री भी, CM भी बन जाऊंगा। एक इंसान तो एक बार में एक ही काम कर सकता है। इसलिए जितने भी हमारे पास वर्क है या जितने भी हमने अपने गोल सेट किए हुए हैं कि अब मेरे को ये भी करना है, नहीं मेरा इसमें भी इंटरेस्ट है, क्योंकि टाइम टू टाइम कभी कोई इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। ऐसा तो चेंज नहीं होना चाहिए, बट जब ये चेंज हो जाता है समय की डिमांड के अकॉर्डिंग भी, तो आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए और उस लिस्ट में टिक लगाना चाहिए कि इस टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को इनमें से किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए जो मेरे लिए और आने वाले समय के लिए ठीक होगा। तो इसमें अगर इन सभी में से आप एक चूज कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर हम एक काम पे ही ज्यादा टाइम दे तो उस काम में महारत हासिल कर लेंगे। अगर हम एक ही टाइम पे 100 कामों को एक साथ कर रहे हैं तो हम ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। दैट मीन्स हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ सीखना चाहते हैं, जबकि हमें एक चीज सीखने पे जोर देना चाहिए। अगर एक चीज सीख गए तो उसके बिहाफ पे हम और भी चीजें सीख सकते हैं। पहले कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए भाई, ठीक है। तो प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्राथमिकता दे, हमें प्रायोरिटी देना चाहिए हमें अपने लाइफ के अंदर, क्लियर है। अब इसके बाद पॉइंट आता है निजी विकास नियोजन के प्रॉफिट क्या है, यानी कि एडवांटेज ऑफ
ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। सबसे पहले इसके अंदर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होता है, यानी कि हमें कहाँ पहुंचना है, इसके लिए पहले गोल डिसाइड करना होता है, एक रूपरेखा तैयार करनी होती है। अगर किसी को आईएएस बनना है तो उसके लिए पहले उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, और ग्रेजुएशन में ही उसको ये डिसाइड करना है कि उसको क्या और कब और क्यों और कैसे पढ़ना है। जैसे एनसीईआरटी क्लियर करनी है पहले, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, राइटर्स की बुक पढ़नी है, कोचिंग लेना है नहीं लेना है। तो तमाम जो ये साधन वो उपयोग करेगा आईएएस बनने के लिए, आईएएस उसका एक क्लियर गोल हो गया, तो ये तो उसका साध्य हो गया। अब उसका एंड कहाँ पे है, आईएएस बनने के बाद उसका एंड होगा भाई, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो वो तरीके अपना रहा है वो उसका साधन है। साधन का मतलब ये उसका मीन्स है, यानी कि जो वो तरीके अपना रहा है अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। तो गोल क्या होना चाहिए, उसका स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अभी सोच रहा हूँ यार मैं ये बनने की गोल सोच रहा हूँ यार, देखता हूँ बन जाऊंगा नहीं बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने गोल को क्लियर करना चाहिए। तो इसका एडवांटेज हमें मिलता है हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में, क्लियर है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, बेहतर फोकस और प्रेरणा, यानी कि इम्प्रूव फोकस एंड मोटिवेशन। जो भी हमने डिसाइड किया है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम फोकस्ड रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक न एक दिन सक्सेस पा ही लेते हैं। इसलिए हमें फोकस्ड रहना चाहिए, हमें अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, बेहतर संबंध विकसित करें। आप जिस भी इंसान के साथ रह रहे हो तो जाहिर सी बात है कि सोशलाइजेशन होगा, समाजीकरण होगा। तो एक इंसान का संबंध दूसरे के साथ होता है, तो हम अपने संबंध में फायदे देखकर बनाते हैं। लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि जिसके साथ हमने अपने रिलेशन बनाया है उसके साथ रहने से मुझे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। मान लो कि आप पढ़ने वाले हो और आपने संबंध बना ले किसी जुआड़ी गंजेड़ी से भाई, तो कैसे बात बनेगी यार, वो तो आपको भी यही बना देगा। इसलिए आपके रिलेशन में उसी के साथ होना चाहिए जो आपको आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करे, यानी कि डेवलप बेटर रिलेशनशिप, क्लियर है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, कैरियर की संभावना, यानी कि कैरियर प्रोस्पेक्टिस। दैट मीन्स आप जिस जगह पे हैं आप सीखने और बढ़ने के लिए कौशल सीख रहे हैं। दैट मीन्स कि आप करियर में और भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास अभी पॉसिबिलिटीज है, आप करियर में अभी और भी आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा तभी होता है जब हम और कुछ कौशल सीख ले। अब मैं एक काम कर रहा हूँ और सालों से वही काम करे जा रहा हूँ और उस काम से बाहर निकलने की कोशिश तक नहीं कर रहा, दैट मीन्स कुछ और सीख ही नहीं रहा, तो कैसे हम आगे बढ़ जाएंगे। तो करियर की पॉसिबिलिटीज होती है जो हम अभी काम कर रहे हैं उस काम से हटते हुए हम क्या सीख रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए कौन से कौशल प्राप्त कर रहे हैं। तो ये चीज जरूरी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने बात करी पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग। हम अपने आप में विकास करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल को, अपने बिहेवियर को, आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं ताकि पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। तो ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में लिंग भेद पर आलोचनात्मक चिंतन करें, यानी कि रिफ्लेक्ट ऑन द इशू ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिंग भेद का मतलब क्या होता है, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब लिंग के आधार पर लड़के या लड़की में भेदभाव किया जाए। और भारत और दुनिया के तमाम देशों के अंदर ऐसी पहचान भी की गई है और ऐसा देखा भी गया है कि लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम माना जाता है उनके एजुकेशन को लेकर, उनके पालन पोषण को लेकर। तो इस क्वेश्चन में हमें यही डिस्कस करना है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शिक्षा में लिंग भेद पर आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि द इशू ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षा में लैंगिक भेदभाव। शिक्षा मतलब एजुकेशन देने में भी लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव होता है, इसलिए कहा जा रहा है शिक्षा में लैंगिक भेदभाव, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। व्यक्तियों के लिंग के आधार पर असमान व्यवहार को संदर्भित करता है, यानी कि एजुकेशन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें ये बताता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या एक लड़की हो, उनमें असमान व्यवहार किया जाता है। यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन रेफर्स टू द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर। जेंडर के आधार पर इस तरीके से लोगों को ये अपॉर्चुनिटी ना देना कि वो एक लड़की है या एक लड़का है, एक बैकवर्ड क्लासेस से है, या एक लड़की पढ़ के आगे क्या करेगी। तो ऐसे तमाम मेंटलिटी सोसाइटी में रही है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लड़के हो या लड़की हो दोनों को प्रभावित करता है, लेकिन लड़कियों को ये ज्यादा ही प्रभावित करता है। विशेष रूप से विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में क्या होता है, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से महिलाओं को उत्पीड़न यानी कि टॉर्चर का शिकार होना पड़ता है। ऐसा इसलिए ये माना जाता है विकासशील देशों के अंदर कि महिलाएं यानी कि लड़कियां पढ़कर करेगी क्या, जाना इनको शादी के बाद घर में ही है और करना झाड़ू पोछा ही है। इसलिए चार दीवारी के अंदर ही महिला को रखकर देखा गया और इतिहास में ऐसे कई घटनाएं भी देखी गई है और अभी भी कई कंट्रीज के अंदर ऐसा होता है। बट आज हमारा देश काफी एडवांस हो चुका है, महिलाओं के प्रति जो ये सोच है इसमें चेंजेस भी आया है, बट अभी भी काफी चेंज आने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट क्या है, शिक्षा में लैंगिक भेदभाव के परिणाम दूरगामी है, यानी कि अगर हम एजुकेशन देने में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, इसके जो आउटकम निकलेंगे वो बहुत ज्यादा ही दूरगामी होंगे, यानी कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा बहुत लंबे टाइम तक। ऐसा क्यों, मान लो कि हमने लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया तो उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाएगी, मजबूरी में उनको शादी करना ही पड़ेगा। ऐसे में वो गरीबी और कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा भी होगा। ऐसे में उनके जब बच्चे होंगे तो उनको भी सही से पालन पोषण भी नहीं होगा, क्या पता बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाए। तो ऐसे तमाम समस्याएं झेलनी पड़ती है। इसलिए चाहे लड़का हो या लड़की हो,
उन दोनों को एक समान ट्रीट करते हुए इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि वो अपनी क्षमताओं को डेवलप करें। एजुकेशन से वंचित नहीं करना चाहिए इस आधार पर कि एक लड़की है या वो एक लड़का है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? दुनिया के कई हिस्सों में लड़कियों को अभी भी शिक्षा से बाहर रखा गया है। या तो उनके परिवार स्कूली शिक्षा के लिए भुगतान नहीं कर सकते, या उनकी संस्कृति ही ऐसी कहती है कि महिला को शिक्षा देना ही नहीं चाहिए। यानी कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गर्ल्स आर स्टिल excluded from education either because of their families cannot afford to pay for schooling or because their cultures do not value female education। और कई कंट्रीज में ऐसा होता भी है। अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गए, एशियन कंट्रीज में ज्यादातर जैसा देखा जाता है कि फीमेल एजुकेशन को प्रमोट ही नहीं करते। और इतिहास में अक्सर ऐसी घटनाएं देखी जाती है भाई। भारत में भी बाल विवाह हुआ करता था। 10-12 साल में, 8-8 साल में लड़कियों की शादी तक कर दी जाती थी। हाँ, अब दुनिया एडवांस हुई है। महिलाओं ने फीमेल एजुकेशन की बात की जाती है फेमिनिस्टों के द्वारा, नारीवादियों के द्वारा, जिसमें पैट्रियार्की सिस्टम यानी कि पितृसत्ता समाज, जिसमें पुरुषों की संपत्ति पे यानी कि बेटों का ही अधिकार होगा, महिलाओं को कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ इनइक्वालिटी को उठाया गया है जिसमें आज महिलाएं हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन, हर एक सेक्टर के अंदर आज कहीं ना कहीं लड़कियां आगे हैं। कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने की जरूरत है। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक होता है, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो अपने जनरेशन को पढ़ाएगी पूरा। तो इसलिए एक लड़की को पढ़ाना जरूरी है ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी एक पढ़ी लिखी जनरेशन हो सके। फोर्थ पॉइंट क्या है? शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए सरकारों और अन्य संगठनों को लड़कियों को शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन देना सिर्फ एक की ही जिम्मेदारी है या एक इंसान ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बल्कि पेरेंट्स के साथ साथ गवर्नमेंट, अलग अलग एनजीओ भी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी है जो काम कर रहे हैं। तो इन सभी को मिलकर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, मिलकर गर्ल्स एजुकेशन पे काम करना चाहिए। तभी समाज में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कई सालों चला आ रहा है और कई एरियाज में इसको अभी तक खत्म नहीं किया गया है, जिसको खत्म करना समय की मांग है, वरना आगे चल के बहुत दिक्कत आ जाएगी। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुटस के परावर्तन प्रतिबिंब के मॉडल का समालोचनात्मक विश्लेषण करें, यानी क्रिटिकली एनालाइज सुटस मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो बंदा आपको दिख रहा है इमेज में, इसका नाम है सुटस। सुटस के द्वारा परावर्तन यानी कि प्रतिबिंब के मॉडल दिए गए हैं, यानी कि मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब कि किस तरीके से लोगों पे इंपैक्ट पड़ता है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो चलिए अब हम जानते हैं इनके बारे में और इनके द्वारा जो मॉडल दिया गया है वो क्या है। अल्फ्रेड सुटस का प्रतिबिंब का मॉडल सामाजिक संदर्भ में किसी व्यक्ति के व्यक्तिपरक अनुभव को समझने के लिए हमारी हेल्प करता है। अब अगर हमें किसी के इंडिविजुअल बिहेवियर को समझना है, उनके अनुभवों को समझना है, तो ये मॉडल हमारी हेल्प करता है। एक इंसान के नेचर, उसके स्ट्रक्चर, आखिर वो सोचता क्या है, एक इंसान कैसे काम करता है, इन सब के बारे में हमें सुटस के मॉडल से पता चलता है। आगे चल के सुटस के द्वारा ये कहा गया कि मनुष्य हर चीज को टाइप में डिवाइड कर देता है, यानी कि एक इंसान जब भी कोई काम करता है तो उसको अलग अलग प्रकार बना देता है। लोगों और चीजों को समाज के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझने के लिए इंसान क्या करते हैं, चीजों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सुटस का मानना था कि हम जिन अलग अलग प्रकारों का उपयोग करते हैं वे बताते हैं कि हम सामाजिक दुनिया में लोगों और वस्तुओं को कैसे समझते हैं और उनसे कैसे बातचीत करते हैं। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कैसे बिहेवियर होता है, वो कैसे ट्रीट करता है, कैसे एक दूसरे की बातों को समझता है, इन सब के ऊपर इन्होंने अपनी बातें कही है अपने मॉडल के अंदर, जिसका नाम है परावर्तन या प्रतिबिंब। दोनों वर्ड एक सेम ही है, यानी कि मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि सुटस के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन चाहे जो भी आ जाए, बट सुटस का नाम आपको उसमें लिखना ही है, जो कि मॉडल सुटस के द्वारा ही दिया गया है। अब हम बात करते हैं सुटस के मॉडल का मेन मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है इस कहानी के बारे में। सुटस के द्वारा जो परावर्तन या प्रतिबिंब का जो मॉडल दिया गया है, दैट मींस सुटस का जो मॉडल है रिफ्लेक्शन का, यानी कि सुटस मॉडल्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, इसमें 3 घटक है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। वो 3 कंपोनेंट्स आपको समझना है तो पूरा मॉडल आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो कंपोनेंट है, जो सबसे पहला पॉइंट है, वो है जीवंत अनुभव, यानी कि लाइफ का एक्सपीरियंस करवाता है। कैसे समझते हैं? फर्स्ट मॉडल में सुटस के द्वारा ये कहा गया कि जीवित अनुभव मॉडल का प्रारंभिक बिंदु है। सुटस का मानना है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत इतिहास, यानी कि एक इंसान का अपना ही इतिहास रहा है कि वो अपने बचपन में कैसे पला बढ़ा, उसका परवरिश कैसे हुआ। सेकंड, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आखिर उस इंसान का कल्चर क्या था, उसका खान पान, रहन सहन, ये सब इस बंदे का क्या था, और जो उसकी आज की कंडीशन है उसके आधार पर वो अपने आप को किस माध्यम से अनुभव करता है आज वो जिस कंडीशन में। मैं इसको और आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लो इस बंदे का जन्म हुआ, ये बंदा जिसका नाम ए है, और जब इसका वोन हुआ, जब इसका जन्म हुआ, तो उस टाइम पे ये कैसा हुआ करता था, जाहिर सी बात इसको तो पता ही नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते चला गया, बड़ा होते चला गया, इस कंडीशन में आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। मान लो इतना बड़ा हो गया कि अब इसमें ये समझ आ गई है कि इसके साथ जो ये हो रहा है, अब ये उसमें डिफरेंस कर सकता है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो इस पॉइंट पे आके अब ये सोचता है कि इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, रिलीजन, इन सब इसका क्या है। और इसके बाद जब ये बड़ा होता है तो ये डिसाइड करता है कि आज ये कौन से कंडीशन पे है। मान लो कि आज मैं और आप, हम सब जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, आप आज कौन से कंडीशन पे हो, आप पहले क्या थे और बचपन आपका कैसे बीता है। इस पूरे कंडीशन को
जीवंत अनुभव यानी कि आपका जीवन का अनुभव कहलाता है। अगर हम पूरी कहानी को समझते हैं, जानते हैं, तो ये पूरा क्या होता है, ये पूरा हमारा लाइफ साइकिल है। ये क्या है, हमारा पूरा एक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल का मतलब जो स्टार्टिंग से लेके अब तक की पूरी लाइफ की हमारी अनुभव है। तो फर्स्ट मॉडल में यही बताया गया है कि जीवंत अनुभव सभी इंसानों के पास होता है और अपना अपना अनूठा अनुभव होता है। तो दुनिया का अनुभव करता है, ये अनुभव व्यक्तिपरक है, दूसरे द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। तो ये जो आपके अनुभव है बचपन से लेके अभी तक के, जो मैंने आपको इस चार्ट में समझाने की पूरी कोशिश करी, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके अनुभव है इसको आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं। इस जगह पे आपका जन्म हुआ था, अब आप बड़े हुए, जब आपका जन्म हुआ, जन्म से लेकर अब तक की कंडीशन में आपके जो अनुभव है ये आपके अपने अनुभव है। ये अनुभव आपका और कोई नहीं समझ सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट मॉडल में बताया गया कि अनुभव का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ के अंदर। एंड सेकंड पॉइंट में बताया गया इस अनुभव पर प्रतिबिंब, यानी कि जो अब तक हमारा अनुभव है हमारे अपने लाइफ में, हमारे जन्म से लेकर अब तक। अब सेकंड पॉइंट में सुटस ये कहता है कि इस अनुभव पर प्रतिबिंब है, दैट मींस द रिफ्लेक्शन ऑन दिस एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये हुआ कि सुटस कहता है कि व्यक्ति प्रतिबिंब की प्रक्रिया में लगा रहता है, जहां वे अपने अनुभव से एक कदम पीछे हटते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं ताकि इसकी गहरी समझ हासिल की जा सके। मान लो यहाँ पे जन्म हुआ था आपका और आप अभी इस स्टेज में हो, तो अब तक आपने क्या सीखा है, आपके पास क्या अनुभव है। मान लो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो आपके लाइफ में जितने भी आपके पास अनुभव है, तो अब तक के लाइफ में आपने क्या सीखा है। तो आपके पास जो अनुभव है उस पूरे अनुभव की आपके पास गहरी समझ होती है, और जब आप इसकी गहरी समझ हासिल कर लेते हो तो दुनिया का चाहे जो भी काम हो, जिस चीज का आपके पास अनुभव है, उस अनुभव के अकॉर्डिंग आपको काम करने से कोई रोक नहीं सकता। यानी कि सुटस कहता है कि हमारे अनुभव का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे ऊपर होता है। जैसे कहा नहीं जाता कि अगर मुझे इस काम का एक्सपीरियंस है तो उस काम को मैं आसानी से कर लूंगा, अगर नहीं हो तो नहीं कर पाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया कि पूरे लाइफ की जर्नी में हमारे पास फीलिंग, अनुभव, एक्सपीरियंस होती है। सेकंड पॉइंट में बताया कि उस अनुभव का हम कैसे आगे चल के यूज करते हैं, यानी कि उस एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर होता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। और फाइनली जब उस अनुभव की हमें समझ आ जाती है कि भाई ये मैं काम कर सकता हूँ, तो उस अनुभव के अकॉर्डिंग ही हम आगे काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि आज मैं, आप, दुनिया के सारे लोग कहीं पे भी काम कर रहे होंगे तो वो अपने अनुभव के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे होंगे, उनका जो एक्सपीरियंस है वही काम आ रहा होगा। अब तक जो उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया होगा वो कहीं काम नहीं आ रहा होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये चीज बताता है सुटस सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या है, दूसरों के लिए इस प्रतिबिंब का संचार करना, यानी कि द कम्युनिकेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्शन टू अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सुटस कहता है कि व्यक्ति लगातार सामाजिक अंतक्रिया की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। अभी तक हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में कि हमारे पास अनुभव है, सेकंड पॉइंट में देखा हमने कि उस अनुभव के आधार पर हम आगे काम करते हैं, और थर्ड मॉडल में बताता है सुटस कि इसी अनुभव के आधार पर हम समाज के अन्य लोगों से मिलते हैं, और जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो अनुभव है और दूसरे लोगों का जो अनुभव है वो आपस में इंटरेक्शन करता है। दैट मींस ये अंतक्रिया की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जहां वे अपने अनुभव और प्रतिबिंब दूसरों के साथ साझा करते हैं। यानी कि आप जिसके साथ भी रिलेशन बनाते हो वो आपके साथ और आप उनके साथ अपने अनुभव को साझा करते हो। आज मान लो कि आप इस कंपनी में जाते हो काम करने के लिए, तो उस बंदे ने इस कंपनी को अपने अनुभव के आधार पर ही खड़ा कर रखा है, और आप अपने अनुभव को लेकर इस कंपनी में जा रहे हो। तो जाहिर सी बात है जितने भी अनुभवी लोग होंगे उस कंपनी में वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे तो प्रतिबिंब करेंगे, यानी कि एक दूसरे के अनुभव से आपस में सीखना। और ये सीखने का जो प्रक्रिया है और ये जो सीखने की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती, ये बताता है सुटस थर्ड पॉइंट के अंदर। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं कि सुटस के द्वारा जो मॉडल दिया गया इसकी आलोचना भी की गई है। इसकी आलोचना इस आधार पर की गई है कि सुटस ने सिर्फ इंडिविजुअल अनुभव की बात करी है, यानी कि व्यक्तिगत अनुभव की बात करी है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात करी है, और इसने एक इंसान का जो सामाजिक के साथ महत्व होता है, समाज के साथ जो महत्व होता है, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। और ना ही इसने उनकी बात की है जो हाशिए पर समूह है, यानी कि ऐसे लोग जो बिल्कुल बैकवर्ड हैं, जिनके पास अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे से उनको यूज भी नहीं कर पाते, पावर या विशेषाधिकार, प्रिविलेज भी उनके पास नहीं है, तो ऐसे लोगों को इसने इग्नोर कर दिया है। इसलिए सुटस की आलोचना की जाती है। आगे चल के कहा गया कि सुटस का मॉडल प्रतिबिंब की सुविधा या संचार की गुणवत्ता में सुधार करने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है। आखिर संचार की गुणवत्ता क्या हो, कम्युनिकेशन कैसे किया जाना चाहिए ताकि हम जिस भी फील्ड में जाए उसमें बेहतर अपना कर सके, इसके बारे में सुटस कोई भी अलग से पॉइंट नहीं बताता है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। तो सुटस के द्वारा 3 पॉइंट्स दिए गए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट में जीवंत अनुभव यानी कि लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में इसने बताया, और दूसरे पॉइंट में इसने बताया कि उस अनुभव का हम अपने लाइफ के अंदर किस तरीके से
एनालाइज करके उसकी गहरी समझ बनाते हैं और आगे उसी को हम यूज करते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर। और थर्ड पॉइंट में इसने बताया कि दूसरों के साथ हम अपने अनुभव साझा करते हैं, यानी कि द कम्युनिकेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्शन टू अदर्स, यानी कि हम इंटरेक्शन करते हैं एक इंसान दूसरे इंसान से, तो एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस है वो आपस में इंटरेक्ट करती है, यानी कि हम उससे सीखते हैं वो हमसे सीखता है। तो अनुभव का यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो तीनों ही पॉइंट्स में ये अनुभव की बात कर रहा है, एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, यही इसका मॉडल है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उदाहरण देते हुए चर्चा करें कि छात्रों में चिंतनशील अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए आप जर्नल लेखन का उपयोग किस तरह करेंगे, यानी कि गिविंग एग्जांपल्स डिस्कस हाउ यू वुड यूज जर्नल राइटिंग टू एनकरेज रिफ्लेक्टिव लर्निंग्स अमंग स्टूडेंट्स। आपको इसके अंदर जर्नल राइटिंग के बारे में बताना है। जर्नल राइटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी एक प्रैक्टिस के लिए जस्ट एक लेखन लिखना, जैसे कि हम कोई भी मैगजीन्स लिखते हैं, कोई रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जस्ट उस तरीके से होता है, बट ये इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक लेखन होता है, तो इसी को हम जर्नल राइटिंग कहते हैं। तो जर्नल राइटिंग हमें क्यों लिखना चाहिए, इसी के बारे में बताया गया है, जिससे कि एक इंसान या एक स्टूडेंट के जो अंदर जो उसका स्किल है वो डेवलप हो सके। तो चिंतनशील अधिगम यानी कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग का यहाँ पे मतलब आपको बताया गया है। चिंतनशील अधिगम में आमतौर पर किसी चीज को पीछे देखना, पिछले अनुभव या विचार और घटना का आलोचनात्मक विश्लेषण करना शामिल होता है। यानी कि चिंतनशील हम अपने सोच, अपनी बुद्धि से किसी ऐसी घटना के बारे में सोचे और उसको एनालाइज करें। एनालाइज का मतलब उसका विश्लेषण करें, उसकी क्या कमियां हैं, क्या उसकी अच्छाइयां हैं, देन उसको एक जर्नल राइटिंग के रूप में उसको लिख डालें। यानी कह सकते हो कि इसमें भी एक अनुभव का ही खेल होता है। अनुभव के सफल और असफल पहलुओं को देखकर प्रतिबिंब छात्रों को अपने पिछले अनुभव से सीखने और सही शिक्षा को गहन शिक्षा में बदलने में मदद करना चाहिए। यानी कि एक स्टूडेंट का जो अनुभव है वही उसको सफल और असफल बनाता है, जिसका वो अच्छे से यूज कर सकता है। चलिए हम ये देखते हैं पहले छात्रों के बीच में जो चिंतनशील अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए जर्नल लेखन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। इस जर्नल लेखन यानी जो भी हम लिख रहे हैं, आखिर हमें क्यों लिखना चाहिए और उसके अंदर क्या लिखना चाहिए, जिससे कि हमारी क्या प्रैक्टिस हो, यही बताता है हमें चिंतनशील अधिगम। यानी कि चिंतनशील अधिगम कैसे होगा, चिंतनशील अधिगम यानी रिफ्लेक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम चीजों को बारीकी और गहराई से समझकर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें हम अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से। बट उन प्रॉब्लम को कैसे समझे हम, इसके लिए जर्नल लेखन यानी कि जर्नल राइटिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और जर्नल राइटिंग में कुछ पॉइंट्स बताए गए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रेरित जर्नलिंग। प्रेरित जर्नलिंग दैट मीन्स प्रमोटेड जर्नलिंग। इसका मतलब क्या होता है कि छात्रों को यानी कि स्टूडेंट को ऐसे संकेत प्रदान करें जो उन्हें अपने सीखने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें। दैट मीन्स हमें बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि आप कुछ सीखो और वो अपने आप ही कुछ ना कुछ सीखने पे विचार करने लग जाए। बच्चों के अंदर इस चीज की भूख जाग जाए कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहा गया कि उन्हें यह लिखने के लिए कहे कि उन्होंने कक्षा में क्या सीखा है। यानी कि आज जब क्लास हो गई, मान लो फर्स्ट पीरियड था बच्चों का, 9th 10th 11th में हुआ करता था, तो ये बच्चों को जनरल राइटिंग लिखने के लिए दो और एक पेज में लिखने के लिए ये कहा जाए कि आज कक्षा में तुमने क्या सीखा, किसी विशेष पार्ट यानी किसी स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में आपने क्या समझा, आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपने जो मटेरियल पढ़ा है आखिर उसमें से कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना है, आपने क्या सीखा है और आपने जो सीखा है आखिर आप इसको कैसे लागू करोगे, आपके पास कोई प्लानिंग है। तो इन सभी के बारे में एक जनरल राइटिंग लिखवाई जाए ताकि उनका जो विचार है वो आगे निकल कर आए, वो और निखर कर आए। तो इसको कहा जाता है प्रेरित जर्नलिंग। यानी कि बच्चों को हमें प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को हमें और प्रमोट करना चाहिए इस चीज के लिए ताकि वो चीजों को लिखे, ताकि उन्होंने क्या समझा और क्या नहीं समझा। फर्स्ट पॉइंट ये है। और सेकंड पॉइंट है व्यक्तिकृत जर्नलिंग दैट मीन्स पर्सनलाइज्ड जर्नलिंग। इसका मतलब क्या होता है, छात्रों यानी कि स्टूडेंट को अपने स्वयं के अनुभवों के बारे में लिखने और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस में से और जो उन्होंने लिखा है वो सिलेबस से कैसे संबंधित है, सिलेबस से कैसे वो रिलेटेड है, इसके बारे में लिखने के लिए कहा जाना चाहिए। मान लो एक स्टूडेंट है, उसको ये दिया जाए कि आपके जो अब तक के अनुभव है स्कूलिंग एजुकेशन में, आप उसको लिखो और उसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे सिलेबस में है जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगता है, ये बताया जाए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कहा गया है कि उन्हें इस बात पर विचार करने के लिए कहे कि कोई विशेष विषय उनके व्यक्तिगत अनुभवों, विश्वासों या मूल्यों से कैसे संबंधित है। दैट मीन्स कोई ऐसा सब्जेक्ट या स्पेसिफिक कोई चैप्टर या कोई ऐसा टॉपिक जो सिलेबस में है, और जब वो कोई चीज लिख रहे हो और उनको जो भी चीज लिखने के लिए कहा गया है और उन्हें ये बताया गया है कि ये स्पेसिफिक चीज आपके अनुभव से कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, आपका क्या विश्वास है इसके ऊपर, ये बताना है। जैसे अक्सर हम पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर कई सारे ऐसे स्टोरीज होती है जो एथिकल होती है, यानी कि नैतिकता पे होती है, जो हमें ये सिखाती है कि हम चोरी डकैती नहीं करना है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और अगर कोई बच्चा भी इसी सिद्धांत पे चल रहा है और किसी स्टोरी में उसने ये पढ़ा है तो वो रिलेट कर पाएगा कि सर मैंने इस स्टोरी में ऐसा पढ़ा है जो मेरे अनुभव से मैच करता है। तो कहीं नहीं वो स्पेसिफिक कोई चीज जो उसने पढ़ा है और उसके अनुभव या उसके जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पे एक बच्चा चलता है जिससे वो मैच कर रहा है, तो वो उस चीज को लिखे
इसी को व्यक्तिगत जर्नलिंग कहते हैं, यानी कि जब व्यक्ति अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है, पर्सनलाइज्ड जर्नलिज्म यानी कि पर्सनलाइज्ड जर्नलिंग। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, प्रक्रिया उन्मुख जर्नलिंग, दैट मींस प्रोसेस ओरिएंटेड जर्नलिंग। इसमें प्रोसेस की बात की जाती है, यानी कि स्टूडेंट को उनकी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिसमें उनकी ताकत और कमजोरियां हमें पता चल पाए, आखिर उनकी जो स्टडी की हैबिट है वो बढ़े और समय के साथ ये और प्रोग्रेस करे। तो ये बहुत जरूरी है ताकि ये जो प्रोसेस है ये चलता रहे। अगर लर्निंग की हैबिट छूट जाती है तो पढ़ने की हैबिट छूट जाती है, और जब पढ़ने की हैबिट छूट गई तो हमें अपनी कमजोरियां क्या है, ताकत क्या है हमारी, कहीं ना कहीं ये पता नहीं चल पाता, और जब ये पता चलता है तो समय निकल गया होता है। तो समय के साथ हमें इन चीजों पे काबू पा लेना चाहिए कि हमारी क्या कमजोरियां है, हम इसको कैसे सुधार कर सकते हैं। इसको ही प्रक्रिया उन्मुख पर जर्नलिंग यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड जर्नलिंग के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सहयोगात्मक जर्नलिंग, दैट मींस कोलैबोरेटिव जर्नलिंग, दैट मींस छात्रों को एक दूसरे के साथ अपनी जर्नलिंग प्रविष्टों को साझा करने और एक दूसरे के विचारों पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। मान लो इस बच्चे का जो अनुभव है और इस बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, इन दोनों ने ही अपने अपने लिखे हैं जर्नलिंग के रूप में, इन दोनों ने लिखे। तो ये जो स्टूडेंट है ये इसके जर्नलिंग को लेकर अपना फीडबैक दे और ये इसको लेकर फीडबैक दे, ताकि जो भी कमियां है वो बाहर निकल कर आए भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है? लक्ष्य उन्मुख जर्नलिंग, यानी कि गोल ओरिएंटेड जर्नलिंग, दैट मींस छात्रों को अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करें। अक्सर क्या होता है कि हम सिर्फ चले जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, हर दिन जो काम करते हैं वो करे जा रहे हैं, बट हम गोल सेट करके काम कोई नहीं कर रहे। ऐसे में क्या होगा कि दिन निकलते चले जाएंगे और जब गोल सेट करने की बारी आएगी तो दिन इतने निकल गए होंगे कि टाइम निकल चुका होगा। इसलिए एग्जाम्पल के लिए कहा जाता है कि उन्हें इस बारे में लिखने के लिए कहे कि वे चैप्टर या सिलेबस में क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं और कहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो जैसे सिलेबस की बात आती है वैसे लाइफ की भी बात है, तो हमेशा गोल सेट करते रहना है। तो हमेशा हमें गोल सेट करके ही काम करना चाहिए, अचीवमेंट जल्दी मिलती है और प्लानिंग के साथ हम काम कर पाते हैं। तो स्टूडेंट के बीच में चिंतनशील अधिगम यानी कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, हमें पत्रिका लिखन यानी कि जर्नल राइटिंग को प्रमोट करना चाहिए। ये एक शक्तिशाली उपकरण है। पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम कट लगाते हैं, हाँ ये करना है, ये नहीं करना, अब ये करना है। तो इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो जब भी आपके पास कोई कंफ्यूजन हो और ऑप्शन ज्यादा हो तो उसको लिख कर सोल्व करें, ये आसानी से आप उसको सोल्व कर पाओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णन करें कि अनुभवात्मक अधिगम किस प्रकार अधिगम का स्रोत हो सकता है, यानी कि हाउ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कैन बी अ सोर्स ऑफ लर्निंग। को इस क्वेश्चन में अनुभवात्मक अधिगम यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के बारे में बताना है, जो कि सीखने का एक सोर्स है। अब हम सीखते अपनी गलतियों से भी हैं, अपने अनुभव से भी हैं, तो इसी के बारे में आपको बताना है। और ये जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है, मॉडल है, ये डेविड कोल्व के द्वारा दी गई है। चलिए अब हम समझते हैं इसके बारे में। देखिए, अनुभवात्मक अधिगम अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है, यानी कि सीखने का एक ऐसा तरीका जिसमें हम अपने अनुभव से सीखते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आज हम में से सभी के पास कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो लाइफ में कभी भी कहीं भी काम आ जाता है। इसलिए डेविड कोल्व का यहाँ पे कहना है कि जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे अनुभव सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कोल्व आगे कहते हैं कि अनुभवात्मक अधिगम को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया जिसके द्वारा अनुभव के परिवर्तन के माध्यम से ज्ञान सर्जन होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। जो कि एक्सपीरियंस के द्वारा आपको सिखा है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहलाता है। क्लियर है? किसके द्वारा दिया गया है? डेविड कोल्ट के द्वारा दिया गया है, और डेविड कोल्ट ने इसको डिफाइन किया है, ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने, ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर है? चलिए अब हम ये समझते हैं कि अनुभवात्मक अधिगम का जो मेन पर्पस है वो क्या है। देखो, अनुभवों को उनकी सीखने की क्षमता के लिए सावधानी से चुना जाता है, यानी क्या वे छात्रों को उभरते हुए कौशल का अभ्यास करने और उनको गहराई से समझने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं मिलती है। यानी कि हमारे पास जो टैलेंट है, जिसको हम हिडन टैलेंट कहते हैं, स्पेशली वही हमारा अनुभव होता है। और आगे चल के ये अनुभव तभी निकल कर आता है जब हमें वो काम करने के लिए दिया जाए, या जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हो और उस काम को हम इस वेस पे सॉल्व कर दें कि ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है और मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस लगाकर इसको सॉल्व कर दिया है। तभी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सीखने की क्षमता हमारी बढ़ाती है। यानी कि एक्सपीरियंसेस आर केयरफुली चूजन फॉर देयर लर्निंग पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ पे? यानी जो लर्निंग पोटेंशियल है ये डिसाइड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? अनुभवात्मक अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थी यानी कि जो स्टूडेंट है उनसे प्रश्न पूछने, जांच करने, प्रयोग करने, जिज्ञासु होने, समस्याओं को हल करने, जिम्मेदारी संभालने, ऐसे कुछ क्वेश्चन उन बच्चों से करना चाहिए, या ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे कि वो अपने अनुभवों के आधार पर उसका आंसर दे सके। इससे पता चलता है कि एक स्टूडेंट का जो अनुभव है वो कहाँ तक है और कितना है,
ताकि वो आगे अपने लाइफ में उसको अच्छे से यूज कर पाए। अब हम बात करते हैं अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि जो डेविड कोल्स के द्वारा 1984 में दिया गया, और ये 1984 में बताया गया इनके द्वारा कि 3 चीजों का बहुत ज्यादा रोल है। सबसे पहले नॉलेज यानी ज्ञान का। औपचारिक शिक्षा जो हमें मिली है वो कहीं ना कहीं वो हमारे पिछले अनुभव के रूप में अब तक हमारी काम आती है। सेकंड पॉइंट गतिविधि यानी कि एक्टिविटी, वास्तविक दुनिया में आज हमें क्या करना है और आज कौन सा हमें काम करना है, ये हमारी उस एक्टिविटी पे डिपेंड करती है जो अब तक हम अपने अनुभव के अकॉर्डिंग करते आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब यानी कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? द एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ नॉलेज एंड एक्टिविटी टू क्रिएट न्यू, यानी कि ज्ञान और गतिविधि, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को मिलाकर हम कुछ ऐसा नया बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारे अनुभवों का भी उसमें इस्तेमाल हो और हम कुछ नया बनाकर हम अपने स्किल को भी डेवलप कर सकें। तो ज्ञान, गतिविधि और प्रतिबिंब यानी कि नॉलेज, एक्टिविटी एंड रिफ्लेक्शन, इन तीनों को कोल्व के द्वारा 1984 में बताया गया, जो कि अनुभव यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के अंतर्गत ये 3 चीज़ें आती हैं जो हमें सिखाती है और नया कुछ करने के लिए हमें प्रेरित करती है यानी कि मोटिवेट करती है। इसके बाद है अनुभवात्मक अधिगम के लाभ क्या है, यानी कि इसके प्रॉफिट क्या है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोल्व के द्वारा जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दिया गया है इसकी एक साइकिल है। ये आपको साइकिल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पहले कॉन्क्रीट करना है ना, पहले चीज़ों को हमें अपने आप में पता होना चाहिए, फिर उसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर होता है जिसमें हमारे एक्सपीरियंस शामिल होती है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट करना एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करना, दैट मीन्स जो हमने अभी तक सीखा है, यानी कि एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब टेस्टिंग न्यू आइडियाज, यानी कि नए नए आइडियाज़ को टेस्टिंग करना। तो ये साइकिल आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बस यही बना देना है। क्लियर है? हिंदी या इंग्लिश में बहुत इजी है ये, इसलिए चार्ट को आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के क्या प्रॉफिट यानी कि एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज है ये स्टूडेंट को अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प करता है, यानी कि स्टूडेंट कैन बी बेटर ग्राफ्स कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि चीज़ों को समझने में जो संघर्ष होती है यही संघर्ष आपके अनुभव से बनती है और ये चीज़ आपको सिखा देती है। अक्सर ऐसा होता है जो टॉपिक हमें समझ में नहीं आता, हम उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं कि हमें कैसे समझ में आएगा ये, और एक टाइम पे कहीं ना कहीं वो हमारा अनुभव ही काम आ रहा होता है। अरे यार ये तो कहीं ना ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है, अरे ये चीज़ तो मैंने कभी सुना है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारा होता है वो चुटकी में हमें फटाफट याद आ जाता है, तो वो यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हमारा। सेकंड पॉइंट क्या है? छात्रों के पास अधिक रचनात्मक होने का अवसर, यानी कि स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी मोर क्रिएटिव। इस टाइम पे वो काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं। क्रिएटिव का मतलब ये नहीं कि चीज़ों को वो अच्छे से समझ रहे हैं, अनुभव का यूज़ कर रहे हैं। क्रिएटिव का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है अगर वो नहीं निकाल पा रहे तो निकालना सीख रहे हैं, बट चैलेंजेस को फेस करना ही क्रिएटिव लर्निंग है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? विद्यार्थियों को चिंतन करने का अवसर मिलता है। स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट, यानी कि आज हम देखें तो कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपने मस्तिष्क का विकास कर सके। कई सारे ऐसे गेम्स खिलवाए जाते हैं, कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करवाई जाती है स्कूल्स के अंदर भी, जिससे कि बच्चे का जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो सके। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? विद्यार्थियों की गलतियाँ बहुमूल्य अनुभव बन जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स मिस्टेक्स बिकम वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। अक्सर आपने सुना होगा कि फर्स्ट टर्म अगर आप मार्क्स आपके कम आ गए हैं तो प्री बोर्ड में आपके बेहतर आएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म की गलती आप दोबारा नहीं करोगे। प्री बोर्ड आपसे इसलिए लिया जाता है ताकि आप मेन बोर्ड जब एग्जाम हो तो उसमें वो गलतियां ना करो, आप वो गलती आपको प्री बोर्ड में ही पता चल जाए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बहुमूल्य है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है आपके लिए। ठीक है, क्या है ये? वैल्यूएबल है। क्लियर है? तो क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शिक्षक अक्सर सीखने के प्रति बेहतर दृष्टिकोण देखते हैं। डैट मीन्स टीचर्स ऑफन ऑब्जर्व इम्प्रूव्ड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लर्निंग, यानी कि हमेशा से अनुभव के अकॉर्डिंग तो हम सीखें, लेकिन हमेशा हमें बच्चों को प्रेरित करते रहना चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। आज जितनी भी कंपनीज में लोग जाते हैं तो उनसे ये नहीं पूछते कि आपने क्या पढ़ा है, आपको कोल्ड वार आता है या नहीं आता, आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता है नहीं पता, या आपको थियोरिटिकल नॉलेज है या नहीं। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इस काम को करने के लिए आपके पास कितने सालों का अनुभव है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपीरियंस है यही आपको आगे जॉब दिलवाता है। किसी भी कंपनी या किसी भी कॉर्पोरेट में जाने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस तो बहुत चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत को लागू करने के स्थान, यानी कि प्लेसेस टू अप्लाई एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई किया जा सकता है? सबसे पहले है स्पोर्ट्स कोचिंग में, जहाँ पे जो एथलीट्स होते हैं उनको सिखाया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है इसके अकॉर्डिंग। एंड वर्क प्लेस ट्रेनिंग, कार्यस्थल प्रशिक्षण में, जहाँ पे कैसे काम करना है काफ़ी हद तक लोगों को ये गाइड किया जा सकता है। एक गाइड बुक के रूप में लोगों को एक्सपेरिमेंटल मेथड को सिखाया जा सकता है। एंड अनुसंधान क्षेत्र की यात्रा, डेट मीन्स रिसर्च फील्ड में लोगों को ये थ्योरी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एंड नए कौशल सिखाने में, यानी कि लर्निंग न्यू स्किल्स में भी ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। और इंटर्नशिप में,
यानी कि जो लोगों का अनुभव होता है उनमें भी, जैसे कि बच्चा पढ़ते हुए भी इंटर्नशिप में कोई काम कर लेता है, इंटर्नशिप में कोई काम कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को सीख रहा होता है, और यही चीज़ें जब वो सीख जाता है तो आगे ये इसके काम आती है। तो इंटर्नशिप बेहतर है। तो आज इंटर्नशिप पे आज कई लोग काम भी कर रहे होते हैं, कई सारे एनजीओज, कई सारे कंपनीज के अंदर, तो इनसे उनको काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि इनको जो भी एक्सपीरियंस मिलेगा इससे कई सारे सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, तो बहुत बेनिफिट होगा आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये आपका स्किल बन जाएगा। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अनुभवात्मक अधिगम यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो छात्रों और शिक्षार्थियों, दैट मीन्स स्टूडेंट्स और टीचर्स को एक ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए मजबूर करता है, या ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए कहता है जो उनके अनुभव से उनको प्राप्त हुआ है, जिससे कि वो आगे और सीखे और जो अब तक उन्होंने सीखा है उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो सीखेंगे भी, चीज़ों को एनालाइज भी करेंगे, विश्लेषण करके ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे जो कि बहुत बेहतर होगा। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो लोगों को सिखाने का काम करती है, जो लोगों को सिखाती है और ये बताती है कि जो आपके पास अनुभव है ये आपके अकॉर्डिंग है और ये इसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। दैट मीन्स अनुभव से सीखना ही एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन की भूमिका की चर्चा करिए। डिस्कस द रोल ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद सुटेबल एग्जांपल्स। आपको इसके अंदर अधिगम की प्रक्रिया में आलोचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन के बारे में बताना है, यानी कि क्रिएटिव या क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताना है। देखो, क्रिटिकल का मतलब या क्रिएटिव का मतलब बोथ आर सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। इसका मतलब ही होता है कि चीज़ों को इस तरीके से एनालाइज करना ताकि उसमें हम ऐसा कंक्लूजन निकाल पाए कि इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, इसकी क्या बुराइयाँ हैं, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपनाई जा सकती है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो आलोचनात्मक चिंतन सूचना का निष्पक्ष विश्लेषण है, तर्कसंगत विश्लेषण है, फैक्ट के, फैक्चुअली ना कि थियोरिटिकली, सुनी सुनाई बात पे नहीं, फैक्चुअली बात पे ये जोर देता है। इसमें किसी विषय पर जानकारी इकट्ठा कर उस कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है कि आखिर इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अभी हम आगे समझते हैं कि क्रिटिकल यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग के क्या क्या प्रोसेस हैं। तो इसके प्रोसेस को समझने के लिए आप इस इंग्लिश वाले नोट्स में चार्ट देखिए। इसमें बताया गया है कि 4 स्टेजेस में क्रिएटिव प्रोसेस होता है, यानी कि कोई भी हमें रचनात्मक प्रक्रिया करना है, अगर कोई भी क्रिएटिविटी के साथ हमें कोई वर्क करना है तो उसके 4 प्रोसेस हैं। तो ये चारों प्रोसेस इस चार्ट में बताया गया है, इंग्लिश में भी देखिए आप। प्रिपरेशन करना सबसे पहले, उसके बाद इल्यूमिनेशन करना एंड वेरिफिकेशन करना। तो ये 4 प्रोसेस है। चलिए एक एक करके इन चारों प्रोसेस को हम समझते हैं। सबसे पहला फर्स्ट प्रोसेस है वो है तैयारी करना, यानी कि प्रिपरेशन करना। पहले चरण में आप समस्याओं को समझें, अपनी इच्छाएं व्यक्त करें, फिर जितनी भी समस्याओं, जितनी प्रॉब्लम्स को आपने देखा उनके बारे में एक एक करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। यानी कि फर्स्ट जो स्टेज है इसमें आपको जस्ट प्रिपरेशन करना है कि जो प्रॉब्लम है उनके बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके मानसिक रूप से आपके माइंड में आ जाएगी। तो जैसे ही आपने किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उसके बाद सेकंड स्टेज में आप आ जाओगे और सेकंड स्टेज का नाम है उष्मायान। उष्मायान मतलब इंक्यूबेशन। दैट मीन्स जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो अब आपके माइंड में होगा। मानसिक रूप से संसाधित करना शामिल है, यानी कि जानकारी आपके दिमाग के पिछले हिस्से में मंथन करने लग जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में। आपके सर का जो पिछला हिस्सा है अब आप वहां से सोचना स्टार्ट करते हो। अब चेतन माइंड, आप अपने चेतन और अब चेतन माइंड से सोचना स्टार्ट करते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसमें यूज करते हो, इसके बारे में तमाम जानकारी निकालते हो और अनावश्यक सूचनाओं को हटाते हो और जो जरूरी है उसको रखते हो। दैट मीन्स जो सेकंड स्टेज है इसमें उष्मायान होता है। उष्मायान मतलब इंक्यूबेशन होता है। ये मान लो कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है और इन सारी इन्फॉर्मेशन में अब मान लो इतनी ही काम की है, बाकी इतनी काम की नहीं है, तो इनको हटा दोगे और इनको रख लोगे। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, छटनी होती है, जो काम की नहीं है उसको हटाया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस प्रोसेस में ऐसा होता है कि धीरे धीरे विषयों से या जो सब्जेक्ट या जो प्रॉब्लम के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन ली है या जिस पर रिसर्च कर रहे हो, आपका दिमाग भटकने लगता है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, जो हम सोचते हैं काम करने के लिए वो करते ही नहीं है, अक्सर हम भटक जाते हैं टॉपिक से। तो अब इसमें यही बताया जा रहा है कि आप भटकने लग जाते हो। तो जब भटकने लगते हो तो वही आपकी जो रचनात्मकता है, वो आपकी जो क्रिएटिविटी है, ये आपको वापस लेके आ जाती है उस काम के प्रति जो आपने काम सोचा हुआ है। इसलिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें अब सिंपल वही काम करना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं। अगर हमने किसी काम को टाल दिया फिर वो काम टल ही जाता है, वो वापस नहीं आता। तो सेकंड स्टेज में सिंपल हम चीज़ों को छांट रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को छांट रहे हैं और हम जो रास्ता भटक रहे हैं उनसे हमें बचना है। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड स्टेज में। वो थर्ड स्टेज क्या है, रोशनी, यानी कि इल्यूमिनेशन। दैट मीन्स यह वह चरण है जहाँ विचार जो पनप रहा है वो अचानक आकार लेने लग जाता है। यह वह एहसास है जो आपको तब मिलता है
जब आप अपने विचारों से संघर्ष कर रहे होते हैं, यानी कि जो अब तक आपने सोचा है, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, अब आपका जो विचार है वो संघर्ष कर रहा है अपने अंदर ही, आपके माइंड में ही, कि अब क्या करना है मुझे। आपने इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है कि अब आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। तो जो थर्ड स्टेज है इसमें हमें थोड़ा सा खलबलाहट होनी स्टार्ट होती है, बट जैसे ही थर्ड स्टेज से हम निकल के आते हैं फोर्थ स्टेज में, सत्यापन करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए कि जो हमने सोचा है, यानी कि आपको अपने विचार को जांचना है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, जो आपकी खलबली थी, अब उसमें ही आपको एनालिसिस करना है कि क्या सही है क्या गलत है। यानी कि आपकी जो सोच है अब उसमें आपको अपना स्किल लगाना है, नेसेसरी चीज़ों को रखना है, बाकी अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ों को हटाना है। और जैसे इसका समाधान हो जाता है तो समाधान हो जाने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन निकलता है और वही आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो ये 4 स्टेज यानी वेरिफिकेशन कर लेने के बाद वो आपका विचार, वो आपका थॉट फाइनल कहलाता है। तो ये बताया गया है इन चारों स्टेज के द्वारा। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं आलोचनात्मक चिंतन के यानी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे विश्लेषणात्मक चिंतन करना, एनालिटिकल थिंकिंग करना। जानकारी को इकट्ठा करने के बाद हम इतने सक्षम हो जाए कि उसमें सही और गलत को फर्क कर पाए हम। तो पहला पॉइंट यही है, एनालिटिकल थिंकिंग करना। ये होता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग का पहला पॉइंट, पहला स्किल। सेकंड का है अच्छा संचार करना, यानी गुड कम्युनिकेशन कर पाए हम, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। एंड रचनात्मक चिंतन करना, क्रिएटिव थिंकिंग करना। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लाइफ के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हमें अपना बनाना है तो हमें सबसे पहले 3 चीज़ों को करना होगा। एनालिटिकल थिंकिंग, दैट मीन्स सही और गलत दोनों को देखते हुए डिसीजन लेना। गुड कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। अब चाहे हमारे पास नॉलेज जितना भी हो, हमें समझाना आना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। गुड स्पीकर के साथ हमें सबसे पहले गुड लिसनर भी होना चाहिए। एंड इसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग, हमारी सोच इस तरीके से हो कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इमीडिएटली निकाल सके। ऐसा नहीं है कि बस हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन जाए पहाड़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिएटिव सोच होनी चाहिए, तो हमारी थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ये 3 चीज आपको बताना है। तो इस तरीके से आलोचनात्मक और सृजनात्मक यानी क्रिटिकली और क्रिएटिव थिंकिंग, इन दोनों को हमने समझ लिया, जो कि एक स्किल के रूप में फंडामेंटल स्किल है हमारी, जो हमारे पास होती है, जो कि नौकरी पाने और प्रमोशन में काम आती है। और एजुकेशन के फील्ड के अंदर ये दोनों ही चीज बहुत जरूरी है, जिसमें हम सभी क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए और क्रिटिकली एनालिटिकल रूप से हमें काम करना चाहिए, जो आगे चल के हमारे बहुत काम भी आती है। तो ये हमने देखा अपने इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चिंतन के अलग अलग साधन कौन कौन से हैं। चिंतन के यानी कि व्हाट आर वेरियस टूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हम अपने सोच को किस किस जगह पे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे चिंतन का मतलब क्या है, हमारी सोच, सोच का मतलब हमारी विचार। अब जो हमारी विचार है, जो हमारी थॉट है, इस थॉट्स को ही हम इस एजुकेशन में रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारी ये रिफ्लेक्शन है, इसको हम प्रेजेंट कहाँ पे करेंगे, तो प्रेजेंट करने के कौन कौन से टूल्स है। तो सबसे पहला है व्लॉगिंग करना। आप व्लॉगिंग के द्वारा भी अपने विचारों को लिख सकते हो। व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, ब्लॉग जस्ट एक, मान लो एक पेज है और इस पेज के ऊपर आप टाइटल लिखते हो, जिसके ऊपर आप कोई भी एक ऐसा लिखना चाहते हो, और आप जो ऐसे लिखना चाहते हो उसका आपने टाइटल यहाँ लिख दिया। और जैसे आप कोई आर्टिकल लिखते हो, कोई आप ऐसे लिखते हो, सेम इसी तरीके से आपको सिंपल इस पेजेस पे लिखना है। और जो आपने अपने विचार लिखे हैं, इसी को हम ब्लॉग कहते हैं। ब्लॉग और अदर आर्टिकल्स में सिंपल यही डिफरेंस होता है कि व्लॉगिंग का मतलब होता है जो आपके खुद के विचार हैं, वो आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। अगर कॉपी पेस्ट किया होगा तो व्लॉग नहीं कहलाएगा। व्लॉग का मतलब ही होता है वेब व्लॉगिंग, जो बंदा खुद करता है। आप कई सारे व्लॉगिंग साइट देख सकते हो गूगल पे, जिसमें व्लॉगिंग की जाती है और गूगल एडसेंस के द्वारा पैसा कमाया जाता है। तो व्लॉगिंग के ऊपर आप अपना रिफ्लेक्शन यानी कि आप अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद है सेकंड सोर्स, वो है श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल। हम अपने विचारों को, हम अपने थॉट्स को, अपने रिफ्लेक्शन को CD रोम या वीडियो, ऑडियो, टेलीविजन के ऊपर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आज मेरे आप थॉट्स को, आप मेरी वीडियोस को यूट्यूब पे देख पा रहे हो, यानी कि वीडियो सोर्स हो गया। अगर मैं इसको सिर्फ बोल के समझा रहा होता तो ये ऑडियो सोर्स हो गया होता। टेलीविजन के ऊपर हम मीडिया चैनल्स देख सकते हैं। तो ऐसे ये सोर्सेज हैं। इसके बाद है हमारे पास मानव पूछताछ समूह यानी कि ह्यूमन इंक्वायरी ग्रुप। कई सारे लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें लोग अपने अनुभवों को साझा करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो एक्सपीरियंस है वो हमें पता चलती है। आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है, कहीं ना कहीं उससे कुछ सीख मिलती है और सुधार होती है। ह्यूमन इंक्वायरी ग्रुप, ठीक है। जब लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आपस में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, समझते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उनके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स, देन उसके ऊपर फीडबैक देते हैं। तो ये हमारा मानव पूछताछ समूह यानी कि ह्यूमन इंक्वायरी ग्रुप। इसके बाद हमारे पास जर्नल लेखन यानी कि जनरल राइटिंग के बारे में हमने देखा। जनरल राइटिंग में क्या होता है कि सिंपल एक लेख लिखना होता है, पेज का राइटिंग कह लो, जिससे ब्लॉग के रूप में। अब ब्लॉग में आप अपने ही विचार लिख रहे हो, और जनरल लेखन के अंदर आप व्यक्तिगत इंडिविजुअल तरीके से जो आपके अपने खुद के पर्सनल चीज़ें आप वो बता रहे हो कि मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है, अब इसको अचीव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। आप ये सारी चीज़ें बताते हो, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हो। एंड संवाद, दैट मीन्स डायलॉग।
डायलॉग में क्या होता है कि दो लोगों के बीच में जो कही गई बातें हैं या हुई जो बातें हैं वो बताना, या आपके ऊपर सोशल, कल्चरल या साइकोलॉजिकल रूप से जो भी आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है आप उसके बारे में बताते हो। ये कॉन्वर्सेशन होता है, एक डायलॉग के रूप में जब बताया जाता है तो इस तरीके से बातों को बताया जा सकता है। डेट मीन्स ये है रिफ्लेक्शन के 5 टूल्स। क्लियर है? चलिए, तो आपको ये पांचों पॉइंट्स पता होना चाहिए जिसको बनाकर आप आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिंतन के अनुभवात्मक अधिगम मॉडल की विस्तार से चर्चा करें। अभी हमने ऊपर इस क्वेश्चन को पढ़ा था, इसके अंदर हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मतलब क्या होता है। अब बस इस क्वेश्चन को घुमा कर दिया गया है और ये कहा गया कि डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन इन डिटेल। इसमें आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो हमने ऊपर पढ़ा कि एक्सपेरिमेंटल यानी कि एक्सपेरिमेंट से सीखना ही एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहलाता है। अब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो अब तक हमने किया है, अब उसी एक्सपीरियंस को जस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर कर सीखना ही एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मॉडल कहलाता है। मान लो मेरे पास एक अनुभव है कि मेरे को कार चलाना आता है। मान लो कि मैं रोड पे जा रहा हूँ और एक बंदा बेहोश हो गया है, वो अपने कार पे जा रहा था और मुझे कार चलाना आता है, इसलिए मैं भाई उस बेहोश बंदे को पीछे बैठाऊंगा और कार चला के मैं खुद आगे जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अनुभव है कार चलाने का। तो अनुभव को ही एक्सपेरिमेंट करना एक्सपेरिमेंटल मॉडल कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब हम इसके बारे में समझते हैं, इस आंसर को डीपली समझते हैं। देखिए, अनुभवात्मक शिक्षण पद्धति शिक्षा, प्रशिक्षण, सुविधा, कोचिंग और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मेथड को यूज किया जाता है। हम पहले ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। सबसे पहला जो मॉडल है वो है डाइवर्जिंग का। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? चीजों को करने के लिए नवीन यानी कि नए तरीके से करना और कल्पनाशील दृष्टिकोण पर जोर देना। यानी कि जब भी हम कोई चीज कर रहे हो तो डाइवर्जिंग करें, सबसे पहले उसका क्या करें? डाइवर्जिंग करें, यानी कि नए तरीके से उसको सोचे। ये रहा पॉइंट यहाँ पे, फील एंड वॉच, यानी कि पहले फील, पहले अनुभव करें, देन उस काम को करें। पहला है डाइवर्जिंग। दूसरा पॉइंट क्या है? आत्मसात करना, यानी कि चिंतनशील तरीके से, यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, आत्मसात करना। कई अलग अलग टिप्पणियों और विचारों को एक जगह पे इकट्ठा कर कर उनके बारे में सोचना, समझना, देन उसको इंप्लीमेंट करना। पहले अलग अलग लोगों ने क्या कहा है उन सबको एनालाइज करना, देन उसके बाद काम करना, उनमें से जो भी बेहतर हो, जो हमें अच्छा लग रहा हो। ठीक है? आत्मसात करना यानी कि अपने अंदर की आवाज को सुनना। सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए देख लीजिए आप। डाइवर्जिंग, एसिमिलेटिंग हो गया। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? अभिसरण। अभिसरण का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब विचारों के व्यवहारिक अनुप्रयोग और समस्याओं को हल करने पर जोर देता है। यानी कि अब हमें कन्वर्जिंग करना है, जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है उसको डिसीजन में, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में, यानी कि अभिसरण करना, कन्वर्जिंग करना। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? मिलनसार करना, यानी कि अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग का मतलब क्या होता है? विचार और प्रतिबिंब, यानी कि जो हमारे थॉट्स हैं, जो रिफ्लेक्शन है, इनके बजाय हमें अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए उनको कम करते हुए या उनको दूर करते हुए काम करना। जिससे कि प्रॉब्लम से जो भी कमियां हैं उनको दूर करना, ताकि काम पे हम फोकस कर सके हम अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी हो जाता है। अनुभवात्मक अधिगम के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे अनुभवात्मक सीखने की प्रक्रिया अनुभव के साथ शुरू नहीं होती, इसके बजाय प्रत्येक व्यक्ति को यह चुनना होगा कि विशिष्ट स्थिति के आधार पर कौन सा सीखने का तरीका सबसे अच्छा काम करेगा। दैट मीन्स हमें सिर्फ ये नहीं करना कि बस हमें सीखना शुरू कर दिया हमने, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड कहला गया। ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटल मेथड तभी सक्सेस हो पाता है जब आप ये डिसाइड कर पाओ कि इस कंडीशन में या इस स्थिति में जो अभी आपके सामने है, इसमें आपके सामने सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तभी आप चीजों को सीख पाओगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आप कार चलाना सीखना चाहते हो, तो कुछ लोग ड्राइविंग करते समय अन्य लोगों को देखते हैं कि भाई वो कार कैसे चला रहे हैं, और वो देखते देखते सीख जाते हैं। कुछ लोग बुक्स पढ़कर कार चलाना सीखने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग उनके पास जाते हैं जो कार चलाना सिखाते हैं कुछ पैसे लेकर। तो सब लोगों को अपना अपना है, तो आपके लिए क्या सबसे बेस्ट रहेगा? तो इन तीनों में जो आपके लिए है, जो आप चूज करोगे, यही है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मॉडल का मेन एग्जांपल। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिंतनशील अधिगम के साधन के तौर पर संवाद पर एक विस्तृत टिप्पणी करें, यानी कि राइट अ डिटेल नोट ऑन डायलॉग एज अ रिफ्लेक्टिव लर्निंग टूल। देखो, चिंतनशील अधिगम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चिंतनशील संवाद एक विशेष प्रकार की चर्चा है जिसका उपयोग कक्षा में रणनीतिक रूप से समुदाय के निर्माण, सुनने की क्षमता का विस्तार करने और व्यक्तिगत प्रतिबिंब को विकास करने के लिए किया जाता है। दैट मीन्स रिफ्लेक्टिव डायलॉग इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिस्कशन दैट कैन बी यूज्ड स्ट्रेटेजिकली इन द क्लासरूम टू बिल्ड कम्युनिटी। यानी कि मान लो ये एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम के अंदर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में भी 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया और इन 5 बच्चों को आपस में डिस्कशन करवाया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसी को कहा जाता है चिंतनशील संवाद, यानी कि डायलॉग, जो कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग का एक टूल है। क्योंकि जब भी हम डायलॉग यानी कि डिस्कशन करवाते हैं तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग को, तो अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, रिफ्लेक्टिव लर्निंग के टूल के 5 पॉइंट है, तो उनमें जो सबसे एंड का पॉइंट था वो संवाद यानी कि डायलॉग ही था। तो डायलॉग में क्या होता है? डिस्कशन किया जाता है। तो उस डिस्कशन का क्या पर्पज होता है? यानी कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग के टूल के रूप में संवाद यानी कि डायलॉग का
क्या इंपॉर्टेंस है, आपको यही बताना है। ठीक है, चिंतनशील अधिगम के साधन के तौर पर संवाद की बात करते हैं। डायलॉग एज अ रिफ्लेक्टिव लर्निंग टूल के बारे में, ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था रिफ्लेक्टिव लर्निंग के टूल में, बट इसको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के रूप में बनाकर पूछा गया आपसे। देखिए, चिंतनशील अधिगम के साधन के तौर पर संवाद। संवाद एक प्रभावी चिंतनशील शिक्षण उपकरण है जिसमें विचारों को साझा करने, दृष्टिकोणों का पता लगाने और धारणाओं को चुनौती देने के लिए दूसरों के साथ बातचीत में शामिल होना। दैट मीन्स हम डायलॉग के द्वारा हम इफेक्टिव रूप से डिस्कशन करते हैं और इस कॉन्वर्जेशन में हम कोई ऐसा आइडियाज निकालते हैं जिससे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। यानी कि ग्रुप डिस्कशन का मेन पर्पस होता है सभी लोगों के आइडियाज को समझना कि लोगों के क्या थॉट्स हैं, उनके क्या अपने विचार हैं। एक संवाद में प्रतिभागी बारी बारी से बोलते हैं और एक सुनता है। प्रत्येक व्यक्ति चर्चा में योगदान देता है अपना और सबका इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए कुछ ऐसे आइडियाज निकलते हैं जो लोगों के काम आते हैं। क्लियर यहाँ पे? इसलिए ग्रुप डिस्कशन का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। स्कूल्स के अंदर अक्सर ऐसा हुआ करता था जिसको हम डिबेट कंपटीशन के नाम से भी जानते हैं। चिंतनशील शिक्षण उपकरण के रूप में संवाद का उपयोग करने के कई लाभ हैं। यानी कि स्कूल्स वगैरह के अंदर भी जब इस तरीके से कोई एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है या ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, कॉन्वर्सेशन करवाया जाता है, इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। बच्चे आपस में खुलते हैं, उनका जो अंदर का हेजिटेशन वो दूर होता है और वे बेबाक तरीके से बोल पाते हैं बिना हेजिटेशन के। स्कूल्स के अंदर ऐसा होता रहना चाहिए। और एंड में एक चीज और ध्यान रखना, संवाद यानी कि कॉन्वर्सेशन से ही, डायलॉग से ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब उनको ये जानने में मदद मिलती है कि अपने विचार और दूसरे वाले के विचार कैसे हैं, कैसे एक दूसरे के विचार प्रभावित करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सारी बातें हम समझ पाते हैं जब आपस में ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी कि डायलॉगबाजी की जाती है आपस में। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिया शोध क्या है, विवेचना करें। यानी कि व्हाट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है यहाँ पे? क्रिया शोध। क्रिया का मतलब होता है कोई काम करना और शोध का मतलब होता है रिसर्च करना। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है काम करने के लिए किया गया रिसर्च, क्रिया रिसर्च कहलाता है। सिंपल क्रिया शोध कहलाता है। देखिए, क्रिया शोध एक शोध पद्धति है जिसका उद्देश्य एक साथ किसी मुद्दे की जांच और समाधान करना है। यानी कि मान लो एक कोई मुद्दा है या कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है, अब इसके ऊपर पहले रिसर्च करना, अब एक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। देखो, आसान शब्दों में बताऊं आपको क्रिया शोध का मीनिंग क्या होता है। क्रियात्मक शोध या क्रिया शोध एक ही समय में अनुसंधान करता है, यानी कि पहले रिसर्च करता है और कार्यवाही करता है। सिंपल मैंने आपको बताया, हम पहले रिसर्च करते हैं देन एक्शन लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट एक्शन ले लेते हैं बिना सोचे समझे। हम पहले सोचते समझते हैं, उसी सोचने समझने को हमने यहाँ पे रिसर्च कहा है। तो पहले हम रिसर्च करते हैं देन एक्शन लेते हैं। पहली बार 1944 में MIT के प्रोफेसर थे कट विलेविन के द्वारा शोध क्रिया यानी कि एक्शन रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था। तो चलिए हम बात करते हैं। शोध क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सहभागी क्रियात्मक शोध। सहभागी मतलब इसमें एक नहीं अनेक लोग मिलकर आपस में रिसर्च करते हैं और सभी लोग इसके मेंबर्स होते हैं। सहभागी दैट मीन्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। एंड सेकंड पॉइंट है व्यवहारिक क्रिया अनुसंधान यानी कि प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च। अनुसंधान जैसे कि रिसर्च कैसे किया जाता है, अलग अलग मुद्दे के बारे में समझना, सोचना, डिजाइन करना और उनको सॉल्व करना, ये किया जाता है प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च में। यानी कि प्रैक्टिकल चीजों को समझना, व्यवहारिक रूप से देखना, ना कि थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकल देखकर उनको सॉल्व करना। इसमें क्या होता है कि लोगों ने जो अब तक रिसर्च किया है वो अपने व्यवहारिक नॉलेज को इसमें लगाते हैं। यानी कि जो इन्होंने देखा, समझा, आसपास लोगों के द्वारा जो व्यवहार किया गया उन सभी को देखकर समझकर ही ये क्या करते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक्शन रिसर्च के दो टाइप्स है। पहला सहभागी क्रियात्मक शोध यानी कि पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, दूसरा व्यवहारिक क्रिया अनुसंधान यानी कि प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च। क्लियर है यहाँ पे? एंड इसके बाद है क्रिया शोध मॉडल। तो क्रिया शोध मॉडल के अंदर चार चीजों पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले प्लानिंग बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। उसके बाद एक्शन किया जाता है यानी कि उसके बाद कार्रवाई की जाती है, काम किया जाता है। जो भी काम करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया, उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ये देखा जाता है, यानी कि प्रतिबिंबित करना यानी कि रिफ्लेक्टिंग करना, फाइनली उसको इंप्लीमेंट करना। तो इन चार चीजों का ध्यान रखा जाता है, जिसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी चले करके बात करते हैं हम उन सभी पॉइंट्स की। प्रॉफिट का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि रिसर्चर के द्वारा जो भी पहले रिसर्च किया जाता है उसके अंदर प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली इन दोनों ही नॉलेज को देखा जाता है और उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती। पहले रिसर्च की जाती है, डेटा कलेक्शन किया जाता है, देन उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है, तो इसका प्रॉफिट ये होता है कि हम कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि सीमित सामान्यकरण से ग्रस्त होता है। यानी कि इसमें ये होता है कि एक ही चीजों को बार बार दोहराना पड़ता है और फाइनली जब हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते तो निराशा हाथ लगती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूर्वाग्रह मतलब कि प्रैक्टिकली यानी कि फैक्चुअली में वो चीज है नहीं, बस हमने मान लिया कि क्या पता ऐसा हो सकता है और ये मानकर हमने अपने रिसर्च में इस चीज को शामिल कर दिया। तो थ्योरी क्या होती है, फेल हो जाती है। यानी कि जो भी रिसर्च होना चाहिए वो अनवाइज्ड होना चाहिए, ना कि वाइज्ड होना चाहिए। अगर वो वाइज रिसर्च होगा तो कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से वो
प्रभावित हो जाएगा और रिसर्च फेल हो जाएगी। इसलिए अनवाइज्ड होकर हमें चीजों को रिसर्च करना चाहिए, यही इसकी हानि है। क्लियर है? तो ये हमारा निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि क्रिया शोध के द्वारा एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, सोशल सेक्टर, बिजनेस में कई जगह पर रिसर्च किया जाता है। रिसर्च बहुत जरूरी है एक पॉजिटिव कंक्लूजन और पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे एंड का क्वेश्चन है हमारा। अभी 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि गिब्स द्वारा दिए गए प्रक्रिया प्रतिमान का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द प्रोसेस मॉडल गिवन बाय गिब्स। देखो 1988 में अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट जिसका नाम था गिब्स, तो गिब्स के द्वारा एक बुक लिखी गई। इस बुक का नाम था लर्निंग बाय डूइंग। आप इस बुक को यहाँ पे देख सकते हो। इस बुक का नाम क्या था? लर्निंग बाय डूइंग। और इस बुक के अंदर गिब्स के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया उसका नाम था चिंतनशील चक्र मॉडल, दैट मींस प्रोसेस मॉडल। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर गिब्स ने, और इस बुक्स के अंदर गिब्स के द्वारा रिफ्लेक्टिव साइकिल जो दिया गया, यानी कि चिंतनशील जो मॉडल दिया गया, इसके अंदर इसने बताया कि किस तरीके से किसी भी स्थिति, घटना या गतिविधि के दौरान उनके अनुभव कैसे काम आते हैं, वो कैसे सोचते हैं और वो कैसे कोई भी काम करने के लिए अनकरेज होते हैं। तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं, गिब्स का चिंतनशील चक्र, यानी कि द गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल इटसेल्फ। यानी गिब्स चिंतनशील चक्र विवरण से शुरू होता है और फिर भावनाओं, मूल्यांकन, विश्लेषण, निष्कर्ष तक पहुंचता है। आप इसको इस वाले इंग्लिश वाले चार्ट में देखो। एग्जाम्स के अंदर आपको फ्लो चार्ट जरूर यूज करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप बना सकते हो, बहुत इजी है ये। देखो सबसे पहले गिब्स क्या कहता है कि हमें डिस्क्रिप्शन, हमें किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पहले हमें डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेज है फीलिंग्स, यानी कि हमारे जो भी हमारे भावनाएं हैं हमें उसको शामिल करना चाहिए। इसके बाद एनालिसिस, उसके बाद कंक्लूजन, तो लास्ट में आता है एक्शन प्लान, यानी कंक्लूजन के बाद हमें एक्शन लेना चाहिए। तो चलिए इन पूरे 6 पॉइंट्स को हम एक एक करके समझते हैं क्या कहा जाता है सही पॉइंट्स के अंदर गिब्स के द्वारा। गिब्स कहता है फर्स्ट स्टेज के अंदर आप तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकाले, सबसे पहले घटना के पास जाए। मान लो कोई भी घटना घट गई है, कोई भी इंसिडेंट हो गया है, तो सबसे पहले हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हुआ, ये कब हुआ, कहाँ हुआ, इस घटना में कौन शामिल था और आपने खुद इस घटना के लिए क्या किया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछकर एक डिस्क्रिप्शन रेडी करना चाहिए, एक विवरण रेडी करना चाहिए। और जैसे ये डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया तो सेकंड स्टेज में आ जाएंगे जो है भावनाएं, यानी कि फीलिंग्स। यहाँ पे क्या होता है, यह चरण उन भावनाओं के बारे में जो घटना को ट्रिगर करती है। ट्रिगर का मतलब जैसे कार्यक्रम से पहले आपने क्या महसूस किया जब ये घटना हुई, या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हुआ तो इससे पहले आपने क्या फील किया, कार्यक्रम के दौरान आपने क्या फील किया और घटना हो जाने के बाद आपने क्या फील किया। मान लो ये बंदा है जो घटना से पहले भी वहां पे था, घटना होने के टाइम भी वहां पे था और घटना के बाद भी वहां पे है। इस बंदे ने वहां पे क्या फील किया, इमोशंस लोगों से पूछा जाए, उनके फीलिंग्स उनसे पूछा जाए। ये हमारा सेकंड स्टेज है। इसके बाद हम आ जाएंगे थर्ड स्टेज में। आप स्वयं से पूछे कि चरण फर्स्ट में जो घटना घटी थी वो सही है या गलत है, यानी घटना या गतिविधि के दौरान क्या अच्छा रहा, ऐसा अच्छा है तो क्यों है, क्या यहाँ पे ठीक नहीं हुआ और यहाँ पे क्या होना चाहिए था। यानी कि आपका मूल्यांकन करना है। और इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है सही और गलत के बारे में बताना। थर्ड स्टेज। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फोर्थ स्टेज में, विश्लेषण करना, दैट मीन्स एनालिसिस करना। एनालिसिस में क्या होता है, आपने स्थिति, घटना या गतिविधि से क्या सीखा, अनुभव के कारण अब आप जानते हैं कि समान भविष्य की स्थितियों में क्या करना है। दैट मीन्स अब आपने ये चीज देख लिया कि इस घटना में क्या हुआ है और जो भी आपने सीखा है आपने अपने आप से या घटना पे जो मौजूद थे उनसे आपने पूछ लिया, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अब अनुभव आपके सामने है जो घटना घटी है उसके वजह से। यानी कि अब आपको उस घटना के बारे में सारी बातें पता चल चुकी हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो फाइनली अब आप आ जाते हो निष्कर्ष, यानी कि फिफ्थ स्टेज में जो कि है कंक्लूजन का, निष्कर्ष का, जहां आप एक कदम पीछे हटते हैं, खुद को दूर देखते हैं और पूछते हैं कि आप इस स्थिति में और क्या कर सकते थे। यानी कि अब निकलता है कंक्लूजन, घटना, स्थिति या गतिविधि किस तरीके से पॉजिटिव रही, किस तरीके से नेगेटिव रही, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा। ये सब जानने के बाद फाइनली क्या होता है, कार्य योजना। अब प्लानिंग की जाती है पीछे के 5 स्टेज में जो हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने, भविष्य में क्या हम कर सकते हैं, इस घटना से हमने क्या सीखा है जो हम दोबारा ना दोहराए, और फाइनली उसको एक्शन प्लान में चेंज करना। तो गिब्स यहाँ पे यही कहता है कि कोई भी काम करने से पहले हमें अपने अनुभव का सहारा लेना है और देन 6th स्टेज में जाके हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीज आपको सिंपल इस वाले चार्ट में जो बताया गया है इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें घटना के बारे में जानना है, फीलिंग्स देखना है, इवैल्यूएशन अच्छा और बुरा क्या है ये देखना है, एनालिसिस करना है और अच्छा उसमें क्या हो सकता है और हम ऐसा क्या करें कि इसमें कोई बुरा चीज ना हो, या और हम ऐसा क्या करें जो इसमें और अच्छा हो सकता है, एनालिसिस करना, और फाइनल जो कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद एक्शन प्लान, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये 6 स्टेज हम अपने लाइफ के अंदर सभी घटनाओं पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको IAS बनना है, सिविल सर्विस में जाना है, वट एवर आपको जो भी बनना हो, बट आपके पास एक विजन क्लियर हो और आपके पास डिस्क्रिप्शन हो, आपके पास आपकी फीलिंग्स हो, इवैल्यूएशन
सॉल्यूशन करो उस फीलिंग्स का, एनालिसिस करो, कंक्लूजन निकालो, उसके बाद एक्शन प्लान, दैट मीन्स उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये है गिब्स का मॉडल, जो कि गिब्स ने अपनी बुक में दिया है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके ही सीखना। जैसे ही हम ये सब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सीखते हैं, इसलिए इसको लर्निंग बाय डूइंग कहा गया है। क्लियर है? ये गिब्स का रिफ्लेक्टिव साइकिल का मॉडल है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। रिफ्लेक्टिव लर्निंग के ऊपर मैंने आज से 11 महीने पहले ये वीडियो बनाया था, और इस वीडियो के अंदर भी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। आप इस वीडियो के नोट्स को डाउनलोड कर लेना, और जो ये वीडियो अपलोड हुई है आप इसको भी जरूर देख लेना, ताकि इस वीडियो के बाद अगर आप जैसे इस वीडियो को देखते हो, पिछले साल के जो आए हुए क्वेश्चन थे और कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन थे जो मैंने इसमें डिस्कस किया है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको जितने भी मैंने अभी क्वेश्चंस बताए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार आप इस वाले वीडियो को भी हल्के में जरूर देख लेना, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। नोट्स का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही नोट्स दिए गए हैं। इस नोट्स के अंदर वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और इतने आसान लैंग्वेज में है कि आप जैसे इसको पढ़ोगे एग्जाम में आपका हाथ नहीं रुकेगा और चीजें आसानी से आप लिख कर आ जाओगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। नोट्स बहुत बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने नोट्स को पढ़ डाला तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, और आपका एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो देख के चीजों को समझ लेने के बाद अब आखिरी एग्जाम में मुझे लिखना कैसे है ये चीज आपको ये नोट्स बताएगा, जिसमें मैंने सारे फॉर्मेट को अच्छे से शामिल किया हुआ है। जो सिंपल आपको जो भी नोट्स लेना है, इसमें सारे सब्जेक्ट के नोट्स दिए गए हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए। अब वाई नाउ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। मार्केट में पैसे देकर जो भी बुक लेने जाओगे उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होगा, इतनी मोटी मोटी होगी और ना ही समझ में आएगी। बट DU के, सोल के, NC वेब के जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन सभी की हेल्प से ये नोट्स बना हुआ है, जो कि आप सभी के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसे लगी इसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मेरा मोटिवेशन का लेवल ऐसे ही बना रहे और आप सभी के लिए मैं ऐसे ही काम करता रहूं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।